हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो दोस्तों हम अभी आज ही के पिछले सेशन में आरसीसी स्ट्रक्चर की थ्योरी का रिवीजन कर रहे थे लाइव क्लास के माध्यम से, बट कुछ लाइट की प्रॉब्लम के कारण लाइव सेशन हमारा नहीं हो पाया था। तो उसी को मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हमने लाइव सेशन में थ्योरी का कौन कौन सा पार्ट पढ़ लिया था उसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आगे फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इस इंट्रोडक्शन चैप्टर की थ्योरी को हमने रिवाइज कर लिया था, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने प्लेन सीमेंट कंक्रीट समझा था। प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, बाकी मैं पीडीएफ भी दूंगा तो एक बार और आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसके बाद प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बाद मैंने आपको रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट भी पढ़ा दिया था, दूसरा टॉपिक। यानी पहला चैप्टर हमारा पूरा हो चुका था कंप्लीट। बस मैं आपको ये बता दे रहा हूँ क्या हम पढ़ चुके थे अभी जस्ट 2 घंटे पहले जो हमने लाइव सेशन किया था उसमें, और क्या रह गया उसको यहाँ समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तीसरा टॉपिक मटेरियल यूज्ड इन आरसीसी, यानी आरसीसी में प्रयोग होने वाले पदार्थ, ये भी मैंने आपको समझा दिए थे। इसके बाद एक टॉपिक आपको अगला वाला टॉपिक ये भी समझाया गया था, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपको बताई थी। कंक्रीट की जो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है वो क्या होती है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको ये बताया था सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज रेनफोर्सिंग मटेरियल, यानी प्रबलन पदार्थ के रूप में इस्पात के प्रयोग होने के कारण क्या होते हैं, ये सब कारण मैंने आपको बताए थे, ठीक है। ये लाइव सेशन में हमारा ये वाला पार्ट कवर हो चुका था बेटा पूरा, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा आगे ये यानी टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर पर भार के प्रकार कौन कौन से लोड आते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर के ऊपर, ये भी मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। तो ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में जस्ट अभी आज ही बताए थे लाइव सेशन में, इसलिए इनको दोबारा पढ़ करके टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जहां हमारा चल रहा था टॉपिक वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे इस क्लास में जुड़े हैं उनको बता दूं लाइव सेशन में ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आप इससे पिछले वाले लेक्चर को देख लीजिए, वहां पर ये करा दिया गया था, ठीक। बाकी पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम पर मिलेगा कंप्लीट पीडीएफ, वहां से भी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं इस पार्ट को। अगला फिर हमारा दूसरा चैप्टर था, जिसमें दूसरे चैप्टर में हमने सबसे पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको पढ़ा था अजम्पशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की मान्यताएं देख रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक। वर्किंग स्ट्रेस मेथड की क्या क्या मान्यताएं होती हैं, ये दोनों लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा परमिजुअल स्ट्रेस या फिर वर्किंग स्ट्रेस था, ये भी मैंने आप सबको समझा दिया था, ठीक है, ये भी हम समझ चुके थे। देन आफ्टर अगला टॉपिक हम मॉड्यूलर रेशियो की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी थी ये, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक टोटल इक्विवेलेंट एरिया, ये छोटा सा डेरिवेशन टाइप से है, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, चाहे तो कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम एक्चुअली हम जो चल रहे थे ना WSM और LSM मेथड में डिफरेंस पर चल रहे थे, उससे पीछे का पार्ट पूरा कवर हो गया था हमारा, तो मैं सिर्फ दिखाते चल रहा हूँ क्या क्या हमने पढ़ लिया। अब इसमें हमने एक चीज़ ये भी पढ़ी थी, लीवर आर्म। लीवर आर्म की डेफिनेशन आपको समझाई थी मैंने, सी और टी के बीच की दूरी जो होती है वाली, इसको लीवर आर्म कहते हैं, ये आपको पढ़ा दिया गया था, ठीक है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की परिभाषा भी आपको पढ़ाई थी, जो बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करता है उसको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन आपको बताई थी, C/Z या फिर T/Z वाली, ठीक। देन आफ्टर आपको आगे क्लासेस ऑफ बीम भी पढ़ा दिया था, आरसीसी बीम की क्लास कौन कौन सी थी, अंडर रेनफोर्स्ड, ओवर रेनफोर्स्ड, बैलेंस सेक्शन, तीनों के बारे में डिटेल में आपको थ्योरी मैंने यहाँ पर बोर्ड पर समझाई थी अच्छे से, तो ये आप सबने समझ लिया होगा। इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया था, फंडामेंटल ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, और फंडामेंटल ऑफ लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आपको मैंने समझा दिया था ये वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद डिजाइन लोड या फिर डिजाइन स्ट्रेंथ, ये दोनों भी समझ लिया था हमने, ठीक। अजम्पशन भी हमने लिमिट स्टेट मेथड के समझ लिए थे, काफ़ी अच्छे वे में हमने इसके अजम्पशन किए थे, उम्मीद है आप सबको अजम्पशंस भी इसके क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप नहीं देख पाए उस लाइव सेशन को तो आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा दोबारा से, ठीक है। आप इसको पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें दोबारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपके जो आगे के बचे हुए टॉपिक हैं थ्योरी के उनको रिवाइज कराऊंगा, ठीक। ये हमारा चल रहा था बच्चों, ये चल रहा था। अब हम यहाँ से नीचे सब कुछ डिटेल में समझेंगे, ठीक। यहाँ से पीछे का पार्ट हमने पढ़ लिया था, 1-1.5 घंटे में हमारा कवर हो गया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको इसे समझाता हूँ WSM मेथड और LSM मेथड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट WSM का है, एक्चुअली ये नोट्स पुराने वाले हैं इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, कोशिश करना समझ में आ जाएगा, ठीक। बाकी नीचे के नोट्स सब नए हैं। तो WSM में क्या है, इसमें कंक्रीट को कैसा माना गया था, इसमें कंक्रीट को इलास्टिक माना जाता है जो वास्तव में नहीं है, ठीक है। जबकि LSM मेथड में क्या होता है, कंक्रीट जो होती है वो फेल होने से पहले इलास्टिक से प्लास्टिक स्टेट में आ जाती है, ये पहला डिफरेंस हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट याद रहेगा, WSM में कंक्रीट को इलास्टिक माना गया था, LSM में कंक्रीट फेल होने से पहले इलास्टिक से
प्लास्टिक स्टेट में आ जाती है। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट WSM मेथड का था कि इसमें स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेन के सीधे समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये हुक के नियम का पालन करता है, जबकि LSM मेथड जो होता है ये हुक के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें क्या था, तीसरा पॉइंट समझिए। तीसरा पॉइंट था कि इसका जो WSM मेथड का जो स्ट्रेस डायग्राम होता है वो लीनियर होता है बेटा। कैसा होता है, लीनियर, रेखीय, ऐसे एक लाइन के रूप में जाता है। ठीक है, ये लीनियर होता है डायग्राम, ठीक, ये वाला। एंड जो आपका LSM मेथड था इसमें स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है, पार्शियली रेक्टेंगुलर और पार्शियली पैराबोलिक होता है। मतलब ये जैसा आपका सेक्शन था, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिट गया है क्योंकि ये पुराने नोट्स थे ना, इसलिए एकदम जंग जैसे लग गई इन पे। यहाँ तक तो बेटा कैसा था, ये आपका रेक्टेंगुलर इतना, इसके बाद नीचे का ये जो था पैराबोलिक था। तो पार्शियली रेक्टेंगुलर एंड पार्शियली पैराबोलिक, ये मैंने बोर्ड पे ये वाला पार्ट समझा दिया था आपको। इसके बाद अगला वाला जो पॉइंट है इसमें WSM मेथड में मॉड्यूलर रेशियो M का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला पार्ट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, और इसमें मॉड्यूलर रेशियो M का यूज नहीं करते। LSM मेथड में मॉड्यूलर रेशियो का यूज नहीं करते, WSM में करते हैं। अगला पॉइंट है इसमें क्या, WSM मेथड में हम सेफ्टी फैक्टर का यूज करते हैं। सेफ्टी फैक्टर मतलब सुरक्षा गुणांक का यूज करते हैं, जो कंक्रीट के लिए 3 होता है और स्टील के लिए 1.78 होता है। जबकि LSM मेथड में हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज करते हैं, आंशिक सुरक्षा गुणांक का यूज करते हैं, जो कंक्रीट के लिए 1.5 होता है और स्टील के लिए 1.15 होता है। ये अगला डिफरेंस हो गया, पांचवा। छठा वाला डिफरेंस है, WSM मेथड में हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन LSM मेथड में ओवर रेनफोर्स सेक्शन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, सातवां पॉइंट, जो WSM मेथड है इसमें स्टील की मात्रा अधिक रहती है, यानी स्टील की मात्रा ज़्यादा यूज होती है WSM मेथड में, जबकि LSM मेथड में एक लिमिट में ही स्टील की मात्रा यूज होती है। चूंकि इसमें ओवर रेनफोर्स सेक्शन यूज नहीं कर रहे, ओवर रेनफोर्स्ड का मतलब होता है आपने उसमें स्टील ज़्यादा प्रोवाइड कर दी, तो WSM में आप ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन यूज कर रहे हैं, मतलब स्टील की मात्रा ज़्यादा रहती है। LSM में ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन यूज नहीं करते, तो स्टील की मात्रा कम रहती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है क्या, WSM मेथड कैसा है, मितव्ययी नहीं होता, यानी इकोनॉमिक नहीं होता, ये सस्ता नहीं होता, महंगा रहता है। जबकि जो आपका ये LSM मेथड होता है मितव्ययी होता है, इकोनॉमिक होता है, मतलब ये सस्ता पड़ता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू WSM, क्योंकि इसमें सरिया कम यूज करेंगे, स्टील की मात्रा कम रखेंगे, तो ये बहुत महंगा नहीं होगा। तो ये इसके डिफरेंस के कुछ पॉइंट थे। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा। ये 8 पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, WSM और LSM में डिफरेंस का क्वेश्चन। अब आपका नया चैप्टर यहाँ से शियर वाला स्टार्ट हो रहा है। अब शियर वाले चैप्टर की वो देख लीजिएगा, थ्योरी क्या क्या है इसमें जो पूछी जाती है। सबसे पहले होमोजीनियस सेक्शन नहीं पूछेगा पेपर में, डेफिनेशन याद रखिएगा। होमोजीनियस मतलब समांग होता है, समांग काट। समांग का मतलब वह सेक्शन जो एक ही मटेरियल से बना हो। जैसे अगर कोई बीम स्टील की है तो पूरी बीम स्टील की ही रहेगी, टिम्बर की है, टिम्बर मतलब लकड़ी की बीम है तो लकड़ी की होगी, उसमें कोई और पदार्थ मिला नहीं होगा। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, बेटा ये चीज़ क्लियर है सभी को। अगला देखिए हेट्रोजीनियस सेक्शन। हेट्रोजीनियस सेक्शन में क्या होगा, वह सेक्शन जो अनेक पदार्थों से मिलकर बना होता है उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं, विषमांगी पदार्थ। जैसे RCC सेक्शन, RCC में रेनफोर्समेंट भी होता है, सीमेंट भी होता है, कंक्रीट भी होता है, तो ये हेट्रोजीनियस सेक्शन हो गया। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस स्पष्ट है, क्लियर। होमोजीनियस एक ही मटेरियल का बना होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, एक से अधिक यानी अनेक मटेरियल से मिलाकर के बनाया जाता है ये। ठीक, अगली डेफिनेशन शियर फोर्स है। शियर फोर्स आपने अच्छे से पढ़ा है, ये सॉम के अंदर भी आपने पढ़ा था क्या, कि जब कोई दो बॉडी एक दूसरे के सरफेस पर फिसलती हैं, फिसलती मतलब शियर ऑफ करती हैं या फिसलने का प्रयास करती हैं, तो दोनों सरफेस के बीच में एक टेंजेंशियल फोर्स कार्य करता है, जिसे शियर फोर्स कहते हैं। मतलब जैसे एक तो आपका प्लेट नीचे वाली ये प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट ऊपर वाली थी। अब ये दोनों प्लेट सपोज एक दूसरे के ऊपर अब बल लगा के इनको खींच रहे हैं, तो बीच में से शियर ऑफ कर रही हैं। जब बीच में से शियर ऑफ करेंगे और ये सपोज आपका जो जॉइंट था कट गया, तो यहाँ पर जो उत्पन्न होगा सरफेस पे, ये क्या, शियर फोर्स है। शियर फोर्स हमेशा टेंजेंशियल फोर्स होता है, स्पर्श रेखीय बल होता है ये। ठीक है, समझ पा रहे हैं। एक आपने ये भी पढ़ा है, नमन आघूर्ण परिवर्तन की जो दर होती है इसको शियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, डेल्टा M अपॉन डेल्टा X, यानी बेंडिंग मूवमेंट में चेंज का जो रेट होता है वो शियर फोर्स के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। अब शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हम जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो शियर स्ट्रेस बराबर शियर फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, जिसे B अपॉन V इंटू डी कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है।
अब ये जो आपके सामने लिखा गया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन, यानी विकर्ण तनन क्या होता है और विकर्ण कंप्रेशन यानी संपीड़न क्या होता है, इसके बारे में पेपर में बहुत बार पूछा गया है ये। तो देखिए आप सभी जानते हैं कोई भी सेक्शन हो उस पर दो तरह के उस पर शियर फोर्स काम करते हैं। एक तो शियर फोर्स जैसे ये लग रहा है, इधर दिख रहा है आपको, एक शियर फोर्स बी नीचे की और ऊपर की ओर, ये एक हो गया, मतलब जोड़ा के रूप में लगता है। ये एक है जो इस सेक्शन को ऐसे घुमाएगा, इधर घुमाने की कोशिश करेगा इस टाइप से, ठीक है। दूसरा शियर फोर्स इसमें अपने आप ही काम करने लग जाता है, जो पहले वाले शियर फोर्स के 90 डिग्री पर होता है। अगर ये ऐसे था ऐसे, तो दूसरा वाला ऐसे लगेगा ये, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और इसके विपरीत घुमाव आघूर्ण का होता है, इसे हम पूरक कर्तन बल कहते हैं बेटा, पूरक यानी कंप्लीमेंट्री शियर फोर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो शियर फोर्स हैं, एक तो वर्टिकल वाला शियर फोर्स हो गया ऊर्ध्वाधर ये रहा, दूसरा हॉरिजॉन्टल वाला हो गया ये वाला हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यही लिखा है इसमें क्या, ऊर्ध्व कर्तन बल के साथ साथ धरन में पूरक क्षैतिज कर्तन बल उत्पन्न होता है। यानी कि इसमें ऊर्ध्व मतलब वर्टिकल शियर फोर्स भी रहता है और क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स भी होता है, दो शियर फोर्स उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए, एक भारित धरन मतलब लोड वाली बीम है, उसमें उपरोक्त वर्णित ऊर्ध्व व क्षैतिज कर्तन बलों के परिणाम के कारण विकर्ण तनन तथा विकर्ण संपीड़न बल उपजते हैं, जिनका मान बराबर होता है। मतलब कहने का ये है, जो डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन किसी बीम में उत्पन्न होते हैं ना, ये डायगोनल टेंशन डायगोनल कंप्रेशन ये किसके कारण होते हैं, तो किसी भी बीम पर जो दो शियर फोर्स लगते हैं, एक वर्टिकल शियर फोर्स और दूसरा कंप्लीमेंट्री हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स, तो इनके कारण, इन दोनों के कारण जो बीम होती है उसमें डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन उत्पन्न हो जाते हैं, जिनकी वैल्यू बराबर होती है, ठीक है, सेम होते हैं इनकी वैल्यू। अब ये उत्पन्न कैसे होते हैं, तो ये उत्पन्न होते हैं एक्चुअली बीम में क्रैक्स आ जाते हैं, यानी कि दरारें पड़ जाती हैं जो 45 डिग्री के एंगल पे बनती हैं, ठीक है। तो लिखा है विकर्ण प्रतिबलों के कारण धरन का विफल होना चित्र संख्या 4.7 और 4.8 में स्पष्ट किया गया है। यदि धरन विकर्ण तनन में कमजोर है तो चित्र 4.7 के अनुसार, अभी आपको दो डायग्राम नीचे दिखा रहे हैं, इसको आप देखिए। यदि विकर्ण संपीड़न में कमजोर है तो क्या होगा, विफलता जो है आपकी दूसरे वाले डायग्राम में दिखाई गई है। यहाँ दो डायग्राम है, एक विकर्ण तनन का, एक विकर्ण संपीड़न का। एक्चुअल में विकर्ण तनन विकर्ण संपीड़न दोनों एक तरह के ही होते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये बीम थी, देखिए ये कोई बीम थी, ठीक है। विकर्ण तनन का मतलब आपको समझ में आएगा, ये बीम है, ठीक। अब इस बीम पर दो तरह के शियर फोर्स काम कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काम कर रहे हैं, जिनके कारण इस बीम में दरारें उत्पन्न हो जाती है, क्रैक्स, ये क्रैक्स। तो ये क्रैक्स 45 डिग्री के एंगल पर उत्पन्न होते हैं, 45 डिग्री के, ठीक है, ये वाले। तो ऐसे यहाँ पर इस बीम में भी यही हो रहा है, देख लीजिए 45 डिग्री के एंगल पर ही हो रहे हैं उत्पन्न यहाँ भी। तो ये जो क्रैक्स आए हैं 45 डिग्री के एंगल पर उत्पन्न हुए हैं, इसको हम कहेंगे डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन के कारण इसमें दरारें आई हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे बोल देंगे विकर्ण तनन और विकर्ण कंप्रेशन क्या होता है, जब किसी भी बीम पर दो, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स काम करते हैं, तो उसके कारण बीम में 45 डिग्री पर दरारें पड़ जाती हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण तनन कहते हैं। इस विकर्ण तनन से बीम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही हम क्या करते हैं, बीम में शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और दोबारा से आप इसको समझ सकते हैं अच्छे शब्दों में, यहाँ पर देखिए, कर्तन बल के कारण धरन के तनन क्षेत्र में आलंब यानी सपोर्ट पर या इसके निकट जो तनन उपजती है उसे विकर्ण तनन कहते हैं। समझ पा रहे हैं, किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, ये कर्तन बल के कारण, शियर फोर्स के कारण। अब विकर्ण तनन के कारण सेक्शन में 45 डिग्री पर दरारें प्रकट होती हैं, क्योंकि कंक्रीट तनन में कमजोर होती है, अतः इन दरारों को उत्पन्न होने से रोकने के लिए धरन के तनन क्षेत्र में कर्तन प्रबलन देना आवश्यक होता है, ठीक है। यदि धरन का पदार्थ तनन में कमजोर है तो यह विकर्ण तनन के कारण अविकल्पित, या बेटा अविकल्पित कर लीजिएगा, या अभिवान्वित होकर फेल हो जाएगा। सिंपल शब्दों में सुनिएगा, अगर डायगोनल यानी बीम टेंशन में कमजोर है तो डायगोनल टेंशन के कारण फेल होगी, और अगर बीम जो है आपकी कंप्रेशन में वीक है तो डायगोनल कंप्रेशन के कारण फेल होगी। सिर्फ ये यहाँ पर कहना चाह रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर ये बताया गया, जैसा हम जानते हैं कंक्रीट संपीड़न में मजबूत होती है, टेंशन में वीक होती है, तो टेंशन में इसकी सामर्थ्य जो होती है संपीड़न की तुलना में 1/10 से भी कम होती है। तो इसको आप एक्स्ट्रा चीज़ में लिखिएगा, जो सिंपल चीज़ थी मैंने आपको ऊपर बताई दी थी। बाकी यहाँ पर आप ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि प्रबलित कंक्रीट धरनों की विकर्ण तनन के कारण ही
विफल होने की संभावना रहती है अतः विकर्ण तनन के कारण उत्पन्न दरारों को रोकने के लिए धरनों में कर्तन प्रबलन दिया जाता है। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डायगोनल टेंशन, डायगोनल कंप्रेशन के बारे में थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूं, जिससे आपको कोई कैसी भी दिक्कत ना हो। देखिए, जब भी आपसे पूछेगा डायगोनल टेंशन किसे कहते हैं या डायगोनल कंप्रेशन किसे कहते हैं, तो आप सिंपल शब्दों में लिख के आइएगा कि कोई भी बीम है, इस बीम में दो शियर फोर्स काम करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर शियर फोर्स यानी वर्टिकल शियर फोर्स, दूसरा हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स, ठीक है। और ये दोनों विपरीत घुमाव आघूर्ण के होते हैं। अगर एक जो है इनमें से एक बीम को इस तरह से रोटेट करा रहा है तो दूसरा वाला ऐसे रोटेट कराएगा ना, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और ऐसे इस केस में इसमें बीच में से डायगोनल यानी विकर्ण के रूप में दरारें उत्पन्न हो जाती है, क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं। और ये क्रैक्स जो होते हैं बेटा 45 डिग्री के एंगल पर होते हैं, कितने 45 डिग्री के एंगल पर होते हैं। इन 45 डिग्री के एंगल पर जो क्रैक्स उत्पन्न हो रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स के कारण, इसी को हम कहते हैं डायगोनल टेंशन। अगर बीम टेंशन में वीक है तब तो डायगोनल टेंशन के कारण फेल होगी, अगर बीम कंप्रेशन में वीक है तो डायगोनल कंप्रेशन के कारण फेल होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये कहना चाह रहा था। अब डायगोनल कंप्रेशन और डायगोनल टेंशन से जो क्रैक उत्पन्न हुए हैं, जो दरारें उत्पन्न हुई हैं, इन दरारों को रोकने के लिए हम इसमें स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, शियर रेइंफोर्समेंट। ये वाले जो वर्टिकल स्टीरअप होते हैं ना, ऐसे डाल देते हैं, छल्ले, उदग्र छल्ले डालते हैं, जिससे ये दरारें बीम के अंदर ना आए, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर बच्चों हम समझ लेते हैं शियर रेइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, कर्तन प्रबलन कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो कर्तन प्रबलन जो हम प्रोवाइड करते हैं ना, इसको स्टीरअप्स के रूप में प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पहले पढ़ लीजिए, विकर्ण तल पर, विकर्ण तल मतलब हो गया जो आपका डायगोनल प्लेन है ना, उस पर उपजे तनन प्रतिबलों के कारण एक कंक्रीट बीम कर्तन में फेल होती है। इसीलिए प्रबलित कंक्रीट धरन को विकर्ण तनन के प्रति सुरक्षित बनाने के लिए इसमें कर्तन प्रबलन दिया जाता है। इसे हम वेव रेइंफोर्समेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। मतलब सिंपल ये था, शियर रेइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, बीम को डायगोनल टेंशन से बचाने के लिए। अब टाइप ऑफ शियर रेइंफोर्समेंट, शियर रेइंफोर्समेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो जो शियर रेइंफोर्समेंट होते हैं बेटा, ये मेनली 3 टाइप से आप प्रोवाइड करते हैं किसी भी बीम में। सबसे पहला आप कैसे, ऊर्ध्व छड़ों के रूप में, जिसे उदग्र छल्लों के नाम से जाना जाता है। मतलब एक तो हम उदग्र छल्लों को बेटा आप कह सकते हैं वर्टिकल स्टीरअप्स। तो एक तो वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड करके, दूसरा नत छड़ों के रूप में, जिसे हम नत कर्तन प्रबलन कहते हैं, इंक्लाइंड बार्स या फिर बेंट अप बार के रूप में। और तीसरा हम दोनों को साथ में ले लेते हैं, स्टीरअप्स एंड इंक्लाइंड बार्स। इस तरह से हम शियर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। चलिए एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल स्टीरअप्स एज शियर रेइंफोर्समेंट, यानी कर्तन प्रबलन के लिए उदग्र छल्ले। सबसे पहले हम उदग्र छल्ले की बात करेंगे। तो उदग्र छल्ले की डिटेल आप ध्यान से समझिएगा। मैं एक डायग्राम से पहले आपको समझा रहा हूँ, डायग्राम के बाद ये थ्योरी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। मैं हिंदी में थ्योरी को समझा रहा हूँ, बट इंग्लिश में भी है सेम कंटेंट, PDF से आप पढ़ लीजिएगा इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक। बाकी जो ऐप पर पढ़े थे वो मैंने दोनों लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। थ्योरी कंटेंट PDF में दे देंगे इंग्लिश में। देखिए यहाँ पर 3 डायग्राम मैंने बना रखे हैं, मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। ये डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बीम का सेक्शन था, ठीक। इसमें आपने क्या किया, नीचे ये जो 2 छड़ें पड़ी हुई हैं ये आपकी मेन बार हैं, जो मुख्य छड़ें होती हैं। और ऊपर दोनों कोनों पर एक एक एंकर बार होती है, एंकर बार, लटकन छड़ जिसे कहते हैं। आप करते क्या है, जो आपका स्टीरअप होता है इसको नीचे तनन क्षेत्र होता है, तनन क्षेत्र से होकर के और ऊपर संपीड़न क्षेत्र तक ले जाते हैं इस तरह से, ठीक है। और ऊपर तक ले जा करके मतलब चारों ओर घुमाते हुए ऐसे ले जाएंगे, टेंसाइल जोन से घुमाते हुए ऐसे ले जाते हैं ऊपर संपीड़न क्षेत्र तक, कंप्रेशन जोन तक इस टाइप से ले जाते हैं। और ऊपर जो आपकी दोनों कोनों पे एक एक अतिरिक्त छड़ थी ना, एक आपको ये दिखाई दे रही है ये वाली छड़, ये, और दूसरी ये, इन दोनों से हम क्या करते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। जो आपका छल्ला है जिसे आप चारों तरफ घुमा रहे हैं चकोर रूप में, ये स्टीरअप है, वर्टिकल स्टीरअप। तो इसको ऊपर एंकर छड़ से बांध दिया जाता है बहुत पतले तार के द्वारा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका स्टीरअप होता है, ये चकोर छल्ला जो दिख रहा है इसको हम स्टीरअप कहते हैं, यानी छल्ला बोलते हैं। ये वर्टिकल स्टीरअप है। यहाँ पर ये 1 लेग वाला था, इसकी एक ही टांग है सिर्फ, ये जो दिख रहा है आपको। यहाँ दूसरे डायग्राम में जो ये 2 लेग वाला है, एक लेग ये हो गई, एक लेग ये हो गई। इस वाले डायग्राम में 1 लेग, दूसरी लेग, तीसरी लेग,
चौथी लेग यानी 4 लेग वाला ये आपका वर्टिकल स्टीरअप हो गया इस तरह से। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को। तो इसी के बारे में यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है, आप डायग्राम समझ गए, आपको थ्योरी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ अगर बात करें इसका डायामीटर, छल्ले का व्यास कितना होता है, तो इस बात की 6 mm से 12 mm व्यास की छड़ों का चकोर छल्ला बनाया जाता है और ये खंड के तनन इस्पात यानी जो टेंसाइल स्टील होता है ना, इसके चारों ओर घुमाकर संपीड़न क्षेत्र तक लाया जाता है और धरन के संपीड़न क्षेत्र में छल्लों को खंड के ऊपरी दोनों कोनों में दी गई एक एक अतिरिक्त एंकर छड़ से बांध दिया जाता है ताकि यह छल्ले अपनी उचित स्थिति में मजबूती से अटके रहें और कंक्रीट डालते समय विचलित ना हो। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। आगे पढ़िए। धरन के प्रत्येक ऊपरी कोने में डाली गई इस अतिरिक्त छड़ को स्तरण या फिर लटकन छड़ कहते हैं। यानी ये आपकी क्या होती है, ये एंकर बार होती है, हिंदी में लटकन छड़ कह देते हैं इसको। लटकन छड़ धरन की सामर्थ्य में किसी प्रकार का योगदान नहीं देती, यानी ये बीम की स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाती है, यह केवल कर्तन प्रबलन के उदग्र छल्लों को ऊपर से थामे रखती है तथा अपनी निर्धारित स्थिति में बनाए रखती है। ठीक है, लटकन छड़ का व्यास सामान्यतः 8 mm से 12 mm रखा जाता है या 12 mm होता है। उदग्र छल्लों को सभी तनन व लटकन छड़ों से पतली काली नरम बंधक तार यानी बाइंडिंग वायर जो 20 से 24 गेज मोटाई की होती हैं, मतलब 1 mm से 0.63 mm मोटाई की होती है और 20 से 24 गेज में होती है, ये इनके द्वारा बांध दिया जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्टिकल स्टीरअप जो होते हैं इनको नीचे वाली जो आपकी टेंशन स्टील है ना, इससे होकर के ऊपर कंप्रेशन जोन तक लाते हैं और दोनों कोनों पे ऊपर एक एक एंकर वार के द्वारा इनको बांध दिया जाता है। स्टीरअप का जो डायमीटर होता है 6 mm से 12 mm होता है और ये जो ऊपर दोनों कोने पे 2 अतिरिक्त छड़ हैं इनका डायमीटर 8 mm से और 12 mm लिया जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। इनको बांधने के लिए पतले तार का यूज करते हैं, काला तार होता है एक बिल्कुल बहुत पतला सा जिसकी मोटाई 1 mm से 0.63 mm होती है। ठीक है, ये आपका वर्टिकल स्टीरअप के बारे में हो गया। ठीक, यहाँ डायग्राम भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी दिखा रखा है, यानी कि ये मेन बार थी, नीचे ये मेन बार थी, ऊपर वाली ये एंकर बार है, ये जो दिख रही है यहाँ पर ये आपने वर्टिकल स्टीरअप डाल रखे हैं। यहाँ ये क्रैक्स थी, ये वाली क्रैक है ना, ये इस क्रैक को भरने के लिए ऊपर आपने इस तरह से वर्टिकल स्टीरअप डाल दिए। समझ पा रहे बेटा सभी लोग? ठीक है, चलिए और भी यहाँ लिखा हुआ है कितने, अगर बेंट अप बार प्रोवाइड करनी है कितने पे डालेंगे इसको, निकट धरन के तनन प्रबलन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यतः ये छड़ उपयुक्त बिंदु पर 45 डिग्री पर ऊपर को मोड़ दी जाती है क्योंकि विकर्ण तनन भी 45 डिग्री के तल पर विपरीत दिशा में कार्यरत होता है। इसको छोड़िए आप लोग, इसको छोड़िए, सिर्फ आप लोग वर्टिकल स्टीरअप समझ गए ना, अब आगे देखेंगे हम। ठीक है, बाकी यहाँ पर बेटा बेंट अप बार की बात कर रहा है, एक्चुअली यहाँ हेडिंग नहीं लिखी है, समझ लीजिएगा बेंट अप बार क्या होता है। तो जो बेंट अप बार का मतलब है, इनको हम मोड़ देते हैं छड़ों को। जैसे आपने यहाँ से जो मेन बार थी ना आपकी मेन बार, इस मेन बार का ही 50% भाग हम इसको ऐसे करके 45 डिग्री के एंगल पर मोड़ देते हैं। तो ये जो छड़ हम डाल रहे हैं इसको कहते हैं बेंट अप बार। ठीक है, ये बेंट अप कितनी की जाती है, जो मुख्य छड़ होती है बेटा, इस मुख्य छड़ को ही 50% भाग इसका मोड़ देते हैं इस तरह से 45 डिग्री के एंगल पर, उसे कहते हैं बेंट अप बार। तो ये यहाँ पर बेंट अप बार की बात कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर हेडिंग मिस हो गई है, आप समझ लीजिएगा। तो जो बेंट अप बार होती है ना बेटा, बेंट अप बार वो 45 डिग्री पर ऊपर की ओर मोड़ दी जाती है क्योंकि विकर्ण तनन भी 45 डिग्री के तल पर ही होता है विपरीत दिशा में। ठीक है, इसीलिए इसको 45 डिग्री पे मोड़ते हैं। बाकी आप 30 डिग्री से 60 डिग्री तक किसी भी कोण पे भी मोड़ सकते हैं, बेंट अप कर सकते हैं, लेकिन 45 डिग्री पर ही करते हैं क्योंकि दरारें 45 डिग्री पर आती हैं इसीलिए। ठीक है, शुद्ध आलंबित धरण में अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ये आलंब से पार्ट बाई 7 की दूरी, स्पैन अपॉन 7 की दूरी पर बेंट जो आपका बंकन आघूर्ण होता है इसका मान घटकर लगभग आधा रह जाता है, इसलिए इसको कितने पर रखते हैं हम, पार्ट अपॉन 7 पर। ठीक है, इस बिंदु पर आधी जो मुख्य छड़ें होती हैं यानी मेन बार जो होती है स्टील की मेन बार, उसको 50% टेंसाइल मेन बार को ही कर्तन प्रबलन के रूप में ऊपर को मोड़ देते हैं। मतलब जो बेंट अप बार होती हैं ये मेन बार ही होती हैं, मेन बार का 50% पार्ट हम सिंपली सपोर्टेड बीम में L/7 दूरी पर मोड़ते हैं। समझ पा रहे हैं सभी? और बाकी जो 50% है उसको आलंब के भीतर तक ले जाते हैं भली भांति। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पर क्या, ऊपर को मोड़ी गई छड़ों को संपीड़न क्षेत्र में काफ़ी लंबाई तक ले जाना चाहिए ताकि बॉन्ड द्वारा ये अपनी पूर्ण सामर्थ्य विकसित कर सके। तो ये बेंट अप बार के बारे में था, बस 2 ही चीज़ें याद रखनी है। ये जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं L/7 दूरी पे करते हैं, यहाँ से यहाँ तक L/7 पे बेंट अप करते हैं, और जो मुख्य छड़ होती है इसका 50% भाग ही हम 45 डिग्री पे मोड़ देते हैं ऐसे। ठीक है, बेंट अप कर देते हैं। अब कंबाइंड सिस्टम फॉर शियर रेनफोर्समेंट,
कंबाइंड सिस्टम का मतलब क्या हो गया बेटा, यानी कि आप इसमें वर्टिकल स्टीरअप भी डालेंगे और बेंट अप बार भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, दोनों चीज़ करेंगे। यानी कर्तन प्रबलन के लिए ऊपर वर्णित पद्धतियां छल्ला तथा नतक्षण यदि अलग अलग से कर्तन प्रबलन के लिए सक्षम ना हो पाए तो दोनों प्रकार के संयुक्त रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी दोनों को एक साथ यूज कर लेंगे तो उसको हम कह देंगे कंबाइंड तरीके से हमने डाल दिया है। जैसे डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें देख पा रहे हैं ये वर्टिकल स्टीरअप भी पड़े हुए हैं ऐसे करके। बेटा ये वर्टिकल स्टीरअप पड़े हुए हैं ना, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे सभी बच्चे, ये वर्टिकल स्टीरअप थे। इसके अलावा ऐसे आपको दिख रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं कोई, ये जो इसमें पड़ी है बेंट अप बार है, इस तरह से ग्रीन दिख रही है आपको ये वाली, ये बेंट अप बार है, यहाँ भी ये बेंट अप बार है ये वाली, ठीक है। तो वर्टिकल स्टीरअप बेंट अप बार दोनों आपने एक साथ प्रोवाइड कर दी तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है। ये बेटा शियर रेनफोर्समेंट के टाइप हो गए, बाकी आप नीचे और भी पढ़ सकते हैं, इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डायगोनल टेंशन, डायगोनल कंप्रेशन। बेटा ये रिपीट हो गया, इंग्लिश में है, सॉरी, अभी तक हम हिंदी में समझा रहे थे, बाकी वही सब चीज़ें इंग्लिश में है। तो इंग्लिश वाले बच्चे पीडीएफ में देख के बेटा आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, आपके पास अभी रात का टाइम है, इस टाइम पर आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं। सेम चीज़ है, बस इंग्लिश में लिखी हुई है, ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो, आप नोट्स से देख के इंग्लिश वाले बच्चे भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। मैं बेटा यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ आप लोगों को डिजाइन के स्टेप भी एक्सप्लेन करूंगा, डिजाइन के स्टेप भी आप सबको समझते चलने हैं, ठीक है। तो शियर रेनफोर्समेंट के डिजाइन में सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या रहता है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, यानी नामन कर्तन प्रतिबल, जैसे टाउ भी बोलते हैं, टाउ भी। एक्चुअली यहाँ पर मैंने डिजाइन के स्टेप दोनों मेथड में समझाए हैं। WSM में टाउ बी का फॉर्मूला B/B/D रहता है, जबकि LSM में ये टाउ बी बराबर BU/BD रहता है। BU जो होता है अल्टीमेट शियर फोर्स होता है, जबकि B होता है आपका वो ओनली शियर फोर्स होगा, ठीक है। यहाँ दिखा भी रखिए, BU बराबर 1.5B आता है। ये तीन फॉर्मूले हो गए, ये WSM मेथड के लिए, ये LSM मेथड के लिए, और ये BU और B में रिलेशन। समझ पा रहे हैं सभी लोग। बी क्वेश्चन में दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं बीम को देख करके। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और लोड इस पर, इस चौथी वाली कंडीशन को याद रखना, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर UDL आ रहा है तो B का फॉर्मूला WL/2 होता है। बाकी इसमें 1.5 से गुणा करके BU भी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो सिंपल आप याद रखिएगा, पहला स्टेप हमारा बेटा टाउ बी रहता है, नॉमिनल शियर, नॉमिनल सॉरी इसे LSM वाला, नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ बी इक्वल टू BU/B/D, ठीक है। याद रहेगा सभी को, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप जो रहता है वो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ RCC बीम होता है, यानी प्रबलन कंक्रीट धरन की अविकल्पित कर्तन सामर्थ्य होता है, जिसको हम टाउ सी से प्रदर्शित करते हैं। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ टाउ सी आपको पढ़ाया गया, दो चीज़ पे डिपेंड करता है ये, एक तो परसेंटेज ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, पीटी के फॉर्मूले से पीटी की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा फिर टेबल मिलती है हमें, उसमें हम देखते हैं क्या, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से, कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से टाउ सी की वैल्यू क्या होती है। तो लिख दीजिएगा इस स्टेप में, जब थ्योरी के रूप में पूछे तब लिखना है आपको कि डिजाइन शियर स्ट्रेंथ जो होती है टाउ सी, ये डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील पर, और इसको IS कोड की टेबल से इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 3 जो आता है वो मैक्सिमम परमिजिबल शियर स्ट्रेस होता है। मैक्सिमम परमिजिबल शियर स्ट्रेस को हम कहते हैं टाउ सी मैक्स। टाउ सी मैक्स की वैल्यू डिपेंड ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। टेबल आपके सामने बनी हुई है, यहाँ पर वैल्यूज आप देख पा रहे हैं LSM मेथड की और WSM मेथड की। आप लोग LSM मेथड की वैल्यू याद कर सकते हैं, ये वाली, ठीक है। टाउ सी मैक्स की वैल्यू 2.5 से फिर 2.8, 3.1, 3.5, 4 इस तरह से रहता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है। टाउ सी मैक्स की वैल्यू ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से बता देंगे सभी। ये तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप बेटा इसमें जो रहता है वो रहता है चेक फॉर शियर रेनफोर्समेंट। हम शियर रेनफोर्समेंट के लिए चेक लगाते हैं कि हमें शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है या नहीं। तो इस केस में हम टाउ वी की जो वैल्यू थी, जो हमारा स्टेप नंबर सबसे पहला स्टेप था बेटा, स्टेप 1 जो था ये वाला टाउ वी, ये WSM का फॉर्मूला, ये LSM का। तो ये जो टाउ वी की वैल्यू है, इस टाउ वी की वैल्यू को तुलना करते हैं हम टाउ सी और टाउ सी मैक्स से। तो तुलना करेंगे, अगर टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से कम आ रही है तो इसमें मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। कितना? मिनिमम, यानी कम मात्रा में। और अगर आधे से भी कम आ रहा है तो नो शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, फिर कोई भी शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करना है। दूसरा पॉइंट समझेंगे, जब टाउ वी की वैल्यू टाउ सी और टाउ सी मैक्स के बीच में आती है तो इसके इसमें प्रॉपर शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी उचित मात्रा में हमें शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। इसके बाद अगला पॉइंट है टाउ सी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से अगर अधिक आती है तो इसको रीडिजाइन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रीडिजाइन करते हैं, दोबारा डिजाइन करना होगा, क्योंकि टाउ सी मैक्स से कभी भी कोई भी वैल्यू ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, ना टाउ बी की ना टाउ सी की, ठीक है। चलिए, इसके बाद स्टेप नंबर 5 है, इसमें स्पेस निकालते हैं। फिर स्टीरअप के, यानी जो आपके स्टीरअप होते हैं, उदग्र छल्ले होते हैं, उनके बीच का अंतराल निकालते हैं। अंतराल के लिए जो आपने ऊपर चेक लगाया था ना,
अगर कंडीशन बन रही है ये वाली, यानी मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो उस केस में स्पेस का फॉर्मूला अलग होता है। और अगर ये कंडीशन बन रही है शियर रेनफोर्समेंट वाली, तो इस केस में स्पेस का फॉर्मूला अलग होता है। दो फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, दोनों को समझिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट की बात करते हैं। LSM मेथड में एस बी बराबर कितना होता है 0.87 FY इंटू ASB अपॉन 0.4B होता है। वही WSM मेथड में यहाँ पर बस जो आपका ये लिखा है ना 0.87 FY, इसकी जगह बस सिग्मा SB आ जाता है, ठीक है, बाकी सब सेम रहता है। ASB का जो फॉर्मूला होता है, ASB क्या होता है यहाँ पर, छल्लों का टांग सहित क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ स्टीरअप्स विद लेग्स होता है। तो आप इसमें एज्यूम भी कर सकते हैं 8 mm फाई के 2 लेग वाले स्टीरअप आपने मान लिए हैं, तो ASB आपका 100 निकल के आ जाता है, ठीक है। इस तरह से समझ पा रहे हैं बच्चे सभी लोग, ठीक है। ये डिजाइन के स्टेप में मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी के रूप में ये पूछ लिए गए हैं बहुत बार। अगर आपको प्रॉपर मात्रा में शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है तो आप ध्यान रखिएगा SB का फॉर्मूला फिर क्या आएगा, तब आता है 0.87 FY इंटू ASB इंटू D अपॉन BUS, ये LSM के लिए है। BUS यहाँ पर नेट शियर फोर्स होता है, जिसका फॉर्मूला होता है BUS बराबर BU माइनस टाउ CBD, ठीक है, ये रहता है। क्लियर ये। बाकी मैक्सिमम स्टीरअप की अगर हम बात करें, मैक्सिमम स्पेस की बात करें कितना रहता है, तो 0.75 D से और 300 mm इन दोनों में जो कम हो, मतलब 3 वैल्यू हमारे पास हो गई। एक फॉर्मूले वाली वैल्यू हो गई SB, दूसरा 0.75 लगा लेना इसमें, 0.75 D हो गई, और तीसरा 300 mm। इनमें जो कम आएगी उसे हम लेते हैं। अगर बेंट अप बार आप यूज कर रहे हैं तो बेंट अप बार के केस में नेट शियर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है 0.87 FY ASB इंटू साइन अल्फा रहता है। यहाँ पर ASB जो होता है ये आपका बेंट अप बार का एरिया होता है। मुख्य छड़ ये होती है बेंट अप बार, तो मेन बार को जितनी छड़ें मोड़ते हैं उनका एरिया लिया जाता है, ठीक है। बाकी सब छोड़ सकते हैं, शियर में सिर्फ इतना ही, शियर में इतना ही। अब बॉन्ड पर आ जाइए। बॉन्ड स्ट्रेस यानी अविलाग प्रतिबल क्या होता है। बॉन्ड स्ट्रेस की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, तो आप इस डायग्राम से इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये आपको एक कंक्रीट का ब्लॉक था, ये कंक्रीट ब्लॉक है और आपने इसमें एक स्टील की छड़ प्रोवाइड कर दी, ठीक है, और ये सेट हो गई पूरी तरह से। सेट होने के बाद इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगी, मजबूत बॉन्ड। फिर आपने बाहर से T फोर्स लगा के इसको खींचा छड़ को। जब आप छड़ को खींचेंगे तो इस पर कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्ड हो रहा है ना, इस पर एक शियर स्ट्रेस उत्पन्न होगा। यहाँ पर ऐसे शियर स्ट्रेस, इस शियर स्ट्रेस को हम बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड, क्योंकि ये कंक्रीट की और स्टील की बॉन्ड के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको बॉन्ड स्ट्रेंथ बोला जाता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है, स्टील एवं कंक्रीट के इस सरफेस के बीच प्रति mm² एरिया पर उत्पन्न शियर स्ट्रेस को बॉन्ड स्ट्रेस कहते हैं। इसे टाउ BD से प्रदर्शित करते हैं और इसकी यूनिट न्यूटन पर mm² होती है। सेम चीज़ को यहाँ इंग्लिश में लिखा गया, पढ़ लीजिएगा आप। अब बात करें वैल्यू की कि बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, तो वैल्यू के लिए ध्यान रखिएगा परमिजुअल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर कंक्रीट विद टेंशन बार। ये वाली दो टेबल हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल में मैंने आपको समझाई थी, थ्योरी में मैं छोड़ रहा हूँ इसे। बस आपको बॉन्ड स्ट्रेस की डेफिनेशन समझनी थी, वो आप समझ गए बॉन्ड स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ की डेफिनेशन क्या होगी, तो जितनी लंबाई तक आपने छड़ थी बेटा, छड़, इस छड़ को आपने इस स्टील के ब्लॉक में, इस कंक्रीट के ब्लॉक में अंदर डाला है, तो जितनी लंबाई तक ये आपका अंदर है, यहाँ पर ये इतनी लंबाई तक LD लंबाई तक इसमें अंदर है कंक्रीट के ब्लॉक में, तो जितनी लंबाई तक कंक्रीट के ब्लॉक में अंदर इसको फंसाया जाता है वो लंबाई डेवलपमेंट लेंथ होती है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, तो ये यहाँ लिखा है थ्योरी के रूप में। विकास लंबाई हिंदी में कहते हैं, विकास लंबाई छड़ की वह न्यूनतम लंबाई है जो किसी काट के आगे अन्य कंक्रीट पिंड में दबाई जानी आवश्यक है। मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब विकास लंबाई जो होती है वो छड़ की एक ऐसी कम से कम लंबाई होती है जो किसी भी सेक्शन के आगे जाके उसके अंदर मतलब कंक्रीट पिंड में दबाई जानी आवश्यक है। जितनी लंबाई तक इसको अंदर दबाएंगे वही आपकी विकास लंबाई होगी, ताकि इसमें उपजे प्रतिबल कंक्रीट द्वारा अन्य छड़ में अंतरित हो जाएं या कंक्रीट पिंड में समा जाएं, ठीक है। अक्षीय तनन तथा अक्षीय संपीड़न में से एनकरेज लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन के केस में इसको एनकरेज लेंथ भी हम कह देते हैं। समझ पा रहे हैं सभी। विकास लंबाई सिंपल शब्दों में लिखना, किसी भी कंक्रीट के ब्लॉक में स्टील की छड़ जितनी लंबाई तक अंदर दबाई जाती है उसको हम विकास लंबाई या डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। बॉन्ड स्ट्रेस आप समझ गए, डेवलपमेंट लेंथ आप समझ गए। फॉर्मूले की बात करें, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला LD बराबर ये होता है 0.87 FY इंटू 5/4 टाउ BD। यहाँ सिर्फ थ्योरी को समझ रहे हैं हम, फॉर्मूले हमने पहले ही समझा दिए थे आपको। आगे देखिए चेक फॉर बॉन्ड। अगर चेक फॉर बॉन्ड पूछता है तो आपको फॉर्मूला याद रखना, IS कोड के अकॉर्डिंग एक ही फॉर्मूला है,
LD की वैल्यू यानी डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए 1.5 m1/bu प्लस में L नोट। M1 यहाँ क्या होता है, एक एक करके सभी टर्म को समझते हैं। सबसे पहला है बेटा LD यानी डेवलपमेंट लेंथ होता है, जिसका फॉर्मूला ये रहता है डेवलपमेंट लेंथ का, यहाँ से डेवलपमेंट लेंथ निकाल सकते हैं। M1 जो होता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। M1 मतलब यहाँ MU के बराबर ही होता है, जिससे T × Z वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं M1 की वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर BU आ रहा है। BU जो होता है बेटा आपका फैक्टर्ड शियर फोर्स होता है, जो 1.5B आता है। अब बचा L नोट। L नोट जो होता है बॉन्ड लेंथ होता है। ये जो L नोट है बेटा, L नोट ये बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। चलिए आगे समझ लेते हैं। अब आगे कर्टेलमेंट ऑफ टेंशन बार। कर्टेलमेंट का मतलब ये है कि किसी भी बीम में हम स्टील की छड़ है उसको कहाँ से काट के कम कर सकते हैं। तो हम कहाँ से काट के कम कर सकते हैं, तो देखिए आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये यहाँ पर डायग्राम बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसका शियर फोर्स डायग्राम ये बन रहा है। शियर फोर्स डायग्राम में आप लोग क्या देख पा रहे हैं, शियर फोर्स डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बेटा जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है दोनों सिरों पर तो 0 है और बीच में मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है इसमें, क्योंकि सपोर्ट के निकट बेंडिंग मोमेंट का मान काफ़ी कम होता है, अतः ये कैसा रहता है, इकोनॉमिक डिजाइन के लिए RCC बीम में सपोर्ट के पास टेंशन बार को संख्या में कम किया जा सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं, कुछ टेंसाइल बार को ऊपर की ओर हम बेंट अप भी कर सकते हैं शियर रेनफोर्समेंट के रूप में। चूँकि जो हम स्टील की छड़ प्रोवाइड करते हैं वो बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करने के लिए ही प्रोवाइड करते हैं। अब दोनों सिरों पर पहले से ही बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 0 है, लगभग दोनों सिरों पर 0 है। तो इतने दोनों सिरों से इधर से दोनों सिरों से हम क्या कर सकते हैं, छड़ों को काट के निकाल सकते हैं या ऊपर की ओर बेंट अप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया है, समझ पा रहे हैं आप लोग। आप और आगे पढ़ सकते हैं। चित्र में एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिखाई गई है जिसका स्पैन L है, W इसका यूडियल लोड लगा है। भार के कारण बीम के मध्य में बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होगा, जो सपोर्ट की तरफ घटता चला जाएगा और सपोर्ट पर जाकर 0 हो जाएगा। अतः बीम के मध्य में मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के अनुरूप टेंसाइल बार की संख्या भी मैक्सिमम रखी जाती है। बीच में हम टेंसाइल बार ज़्यादा डालते हैं, सिरों पर से काट के निकाल सकते हैं, ठीक है। चूंकि सपोर्ट की और बेंडिंग मूवमेंट घटती चली जा रही है, अतः उतनी संख्या में टेंशन बार की संख्या कम कर देंगे, यानी आवश्यकता नहीं होगी, इसकी संख्या में कमी की जा सकती है। आवश्यक टेंसाइल बार की मतलब आवश्यकता अगर हमें हो तो हम टेंसाइल बार को क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ मोड़कर शियर रेनफोर्समेंट में भी यूज कर सकते हैं। बाकी ये फॉर्मूला वगैरह है उसे आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, देखिए जो आपका कैंटिलीवर बीम होता है उसमें कहाँ से बेंट अप करते हैं हम, कैंटिलीवर बीम में कहाँ से कर्टेलमेंट करते हैं, बेंट अप या कर्टेलमेंट कह दो, तो स्पैन बाई 2 यानी कि जितनी लंबाई है ना उसकी आधी लंबाई तक हम इसको क्या कर सकते हैं, कर्टेलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फ्री एंड की तरफ, इधर फ्री एंड से, क्योंकि फ्री एंड पे बेंडिंग मूवमेंट 0 है इधर, तो फ्री एंड से इधर को L/2 डिस्टेंस तक की छड़ को काट के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी एनकरेज लेंथ आपसे नहीं पूछा कितनी कितनी होती है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए इफेक्टिव स्पैन की बात करते हैं। नया चैप्टर शुरू हो रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम का डिजाइन वाला, तो आपसे पूछ सकता है प्रभावी पार्ट के बारे में, किसी भी बीम का प्रभावी पार्ट क्या होता है। तो देखिए डायग्राम आपको देख पा रहे हैं, ये आपका यहाँ पर दोनों तरफ दीवार है, कोई भी वॉल आपने बना रखी है, यहाँ सपोर्ट है ये, ठीक, इधर भी ये वॉल बनी हुई है ये वाली, ठीक है। तो आपने क्या किया, बॉल के अंदर से अंदर तक की जो दूरी है इसको कैपिटल L से प्रदर्शित कर रखा है, जिसे क्लियर स्पैन यानी शुद्ध पार्ट कहते हैं। और दीवार के सेंटर से लेके और इस वाले सेंटर तक की जो दूरी है, देख पा रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा, दीवार के इस सेंटर से इस सेंटर तक की जो दूरी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट्स इज कॉल्ड इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। तो बीम का जो प्रभावी पार्ट होता है दीवार के सेंटर से सेंटर तक की दूरी होती है। आप देख पा रहे हैं कैपिटल L यहाँ पर क्लियर स्पैन है, स्मॉल l इफेक्टिव स्पैन है। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम स्मॉल l बराबर क्या होता है, कैपिटल L ले लीजिए आप और दोनों तरफ की दीवार की आधी आधी दूरी जो होगी, आधी आधी मोटाई, इनको जोड़ दीजिए। तो L प्लस बॉल अपॉन 2 प्लस बॉल अपॉन 2 कर रखा है, या फिर L बराबर कैपिटल L प्लस D लगा सकते हैं। इन दोनों में जो कम आता है वो आपका इफेक्टिव स्पैन होता है। थ्योरी के रूप में आपसे पूछेगा, सिंपल याद रखिएगा, कोई बीम अगर 2 सपोर्ट पे टिकी हुई है तो दोनों सपोर्ट के सेंटर से सेंटर तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। आगे समझते हैं बेटा, आगे डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। अब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के डिजाइन के स्टेप समझेंगे हम। डिजाइन के स्टेप में आपको क्या क्या दिया जाएगा, तो देखिए सबसे पहले तो आपको गिवन डेटा लिखना है, जिसमें आपको क्वेश्चन में स्पैन दे रखा होगा, या तो क्लियर स्पैन दे सकता है या इफेक्टिव स्पैन दे सकता है। इसके बाद विड्थ ऑफ वॉल, दीवार की चौड़ाई भी दे सकता है। इम्पोज्ड लोड आपको जरूर देगा, अध्यारोपित भार, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील, ये 4 वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी जाती है। इनमें से
एक दो वैल्यू कम भी दे सकता है, ठीक है। स्पेन जरूर देगा, चाहे वो इफेक्टिव स्पेन दे या क्लियर स्पेन, कोई सा एक स्पेन देगा। ये हो सकता है ना दे विथ ऑफ वॉल, लेकिन इम्पोज्ड लोड आपको जरूर देगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील भी जरूर देगा। अब स्टेप नंबर पहले में क्या निकालते हैं, आपको 5 स्टेप बताए थे किसी भी सेक्शन के डिजाइन के। पहला साइज ऑफ बीम बताया था, मतलब साइज निकालते हैं किसी भी सेक्शन का, फिर लोड कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। देन आफ्टर हम शियर रेनफोर्समेंट का जो एरिया होता है, मतलब सॉरी जो आपका मेन स्टील होती है रेनफोर्समेंट स्टील, उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो पहला स्टेप समझते हैं साइज ऑफ बीम। बीम का साइज कितना रखते हैं बीम के डिजाइन में, तो आपको ट्रायल टोटल डेप्थ बताई थी, कैपिटल डी बराबर L/12 से L/15 रखी जाती है। चौड़ाई जो रखते हैं कैपिटल डी का 1/2 से 1/3 लेते हैं, dy2 से dy3 हम यूज करते हैं बी की वैल्यू। और इफेक्टिव डेप्थ जो हम लेते हैं कैपिटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर यूज करते हैं। ये आपके 3 पॉइंट हो गए साइज के बारे में। बाकी इफेक्टिव स्पेन भी आप इसमें लिख सकते हैं, अगर नहीं दिया हो तो, दिया है तो अच्छी बात है। इफेक्टिव कवर 20 से 50 mm एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइज ऑफ बीम का पहला स्टेप है, इनके 3 फॉर्मूले ये वाले याद रखिएगा तीनों, ठीक। इसके बाद दूसरा स्टेप लोड वाला रहता है, लोड वाला कैलकुलेशन फॉर लोड। तो एक लोड तो क्वेश्चन में दिया जाता है, इम्पोज्ड लोड जिसे अध्यारोपित भार कहते हैं, W1, ये यूडीएल की फॉर्म में क्वेश्चन में दिया जाएगा। दूसरा हम निकालते हैं सेल्फ वेट ऑफ बीम, यानी बीम का स्वयं का भार निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है 1 × B × कैपिटल D × 25,000, ठीक है। दोनों को जोड़ के टोटल लोड निकाल लेते हैं, और डिज़ाइन लोड निकालने के लिए टोटल लोड में 1.5 से गुणा करके डिज़ाइन लोड निकालते हैं। 2 स्टेप हो गए, इनको अच्छे से याद करना, बहुत आराम से कर पाएंगे। मुझे लगता है मैं इतनी बार आपको इन्हें पढ़ा चुका, अब तक तो रट जाने चाहिए। जो वास्तव में बच्चे स्टार्टिंग से पढ़े हैं उनको बहुत हेल्प हो रही होगी, और जो अभी आगे पढ़ रहे हैं थोड़ी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। बेटा आप लोग भी मेहनत करिए, आई थिंक आप भी अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तीसरा स्टेप समझते हैं। तीसरे में क्या करते हैं, लोड के बाद बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं। अब लोड अगर W पता हो तो बेंडिंग मूवमेंट WL² 8 होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, लेकिन हमें डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला MD बराबर W की जगह WD यूज करेंगे, जो हमने स्टेप सेकंड में निकाला था डिजाइन लोड, WD L²/8। ये तीसरा स्टेप था। चौथे स्टेप में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, प्रतिरोध आघूर्ण, जिसका फॉर्मूला MU लिमिट बराबर RBD² होता है। R की वैल्यू ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से निकालते हैं, ये आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। R की वैल्यू 0.149 FC के आता है FE 250 के लिए, 0.138 FC के आता है FE 415 के लिए, और 0.133 FC के आता है FE 500 के लिए। पीछे BD² रहेगा ही रहेगा। MU लिमिट का ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। अब बैलेंस सेक्शन मान के MU लिमिट को बेंडिंग मूवमेंट के बराबर रखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि फॉर बैलेंस सेक्शन, लिखा भी है फॉर बैलेंस सेक्शन MU लिमिट बराबर MD हो जाएगा। MU लिमिट का फॉर्मूला RBD² था बराबर MD। तो यहाँ से जब आप D निकालेंगे बेटा तो अंडर रूट में MD/R × B आ जाता है, ठीक है। वैल्यूज सब आपके पास पहले से होंगे, यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपको स्मॉल d मिल जाएगा। ये आपकी रिक्वायर्ड डेप्थ होती है बेटा। रिक्वायर्ड डेप्थ या तो स्मॉल d का ऊपर वाली स्मॉल d से कंपेयर कर लेना, या आप कैपिटल D का कैपिटल D से कंपेयर करना, जो आपने स्टेप 1 में एज्यूम किया था। तो जो आपका रिक्वायर्ड डेप्थ होती है वो ट्रायल डेप्थ से कम आनी चाहिए या बराबर आनी चाहिए, तो सेक्शन आपका ओके हो जाएगा। जो आपने B × D लिया है ना, वो आपका सेक्शन ओके है, ठीक है। इसके बाद एरिया ऑफ स्टील लेते हैं, इस्पात का क्षेत्रफल। स्टेप नंबर 5 आना चाहिए थे एक्चुअली, यहाँ 5 कर लीजिएगा। इस्पात का क्षेत्रफल कितना लिया जाता है, तो हमें पता है PT लिमिट बराबर AST/B × D होता है। तो B × D को इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से आपका AST बराबर PT लिमिट × B × D मिल जाता है। और PT लिमिट की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो B और D हमें ऊपर पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर PT लिमिट निकाल देंगे। PT लिमिट का फॉर्मूला ये होता है 0.414 FC के XU लिमिट अपॉन FY × D। इससे PT लिमिट निकाल के पुट कर देंगे तो आपको AST मिल जाएगा। एरिया ऑफ स्टील मिल गया, बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ स्टील मिलने के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। बाकी आप इस तरह से भी निकाल सकते थे, जो आपका MD बराबर T × Z वाले फॉर्मूले से यहाँ भी AST आता है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। एक और तरीका होता है C बराबर T रख के भी निकाल सकते थे, बाकी आप PT लिमिट से निकाल के आ जाएगा। 3 तरीके हैं, जो भी आपको सही लगता है आप उससे निकाल सकते हैं। बाकी इसको चेक भी कर सकते हैं, जो आपका मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील होता है ना, वो कितना AMAX की वैल्यू 4% लेते हैं, 0.04 BD लेते हैं। इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए था आपने जो एरिया निकाला था वो। ये जो आपने बेटा एरिया निकाला है वो देखिए इससे तो कम नहीं आना चाहिए। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील A0 बराबर 0.85 BD/FY, इससे कम नहीं आना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इससे ज़्यादा,
ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया अच्छे से। नंबर ऑफ बार्स अगर आपको निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है n बराबर AST अपॉन A नोट। A नोट यहाँ पर सिंगल बार का एरिया होता है जिसका फॉर्मूला π/4 फाई स्क्वायर रहेगा। फाई स्क्वायर को एज्यूम करते हैं 12 mm से 50 mm तक, अब 20 mm एज्यूम कर सकते हैं फाई को। A नोट निकाल दीजिएगा, AST और A नोट को भाग करके n आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब चेक फॉर शियर लगा सकते हैं। चेक फॉर शियर में वही चीज़ टाउ बी निकालेंगे, टाउ सी निकालेंगे, टाउ सी मैक्स निकालेंगे, फिर कंपेयर करके स्पेस ऑफ स्टीरअप निकाल देंगे, ठीक। बाकी आप चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक को समझते हैं। हमने यहाँ पर आपकी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन समझ लिया। अब आगे समझ लीजिए डिजाइन ऑफ RCC लिंटल। बेटा लिंटल का डिजाइन और कैंटिलीवर बीम का डिजाइन सिलेबस से इस बार हट गया, पिछली बार था, तो आपकी चॉइस है, सेल्फ चॉइस। अगर आप पढ़ के जाना चाहे पढ़ के चले जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको ऐप पर पढ़ाया था इसको अच्छे से पूरा डिटेल में, तो अगर पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इस बार सिलेबस में नहीं है। अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन में देगा तब ही, मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बनेंगे तभी इसको रखेगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा ये, ठीक है। तो इसे छोड़ सकते हैं। कैंटिलीवर बीम भी आपके सिलेबस में नहीं है, आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। कैंटिलीवर बीम को भी बेटा आप लोग स्किप कर सकते हैं यहाँ से। बाकी आपको पढ़ना होगा तो आप PDF से रिवाइज कर लेना। जो ऐप वाले बच्चे हैं ना, जिन्होंने ऐप पे डिटेल में पढ़ा था, वो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो अभी इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो इनको स्किप कर दीजिएगा बेटा। अब चलिए आगे समझ लेते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब डबली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन, कैंटिलीवर छोड़ देना है आपको। डबली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन देख लीजिए, डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। डबली रेनफोर्स्ड बीम में डिजाइन में क्या क्या होगा आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना सिंपल सा। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में क्या है, डबली रेनफोर्स्ड बीम का मतलब होता है एक ऐसी बीम जिसके टेंसाइल जोन, कंप्रेशन जोन दोनों में स्टील आपने यहाँ पर डाल रखी है, इसको डबली रेनफोर्स्ड बीम कहते हैं। हमने इसके दो टुकड़े कर दिए। पहले टुकड़े में हमने क्या किया, एक सेक्शन बना दिया जिसमें टेंसाइल जोन में एरिया डाला है AST1 और ऊपर कोई स्टील नहीं है, केवल कंक्रीट ऊपर पड़ी हुई है। दूसरे सेक्शन में हमने क्या, टेंसाइल जोन में एरिया डाला AST2 और कंप्रेशन जोन में स्टील डाल दिया ASC। तो ये दो सेक्शन है, दो सेक्शन में AST1 और AST2 मिल करके तो AST बन जाता है, और ऊपर ओनली ASC था तो ये यहाँ पर जो स्टील है ये ASC बन जाता है, ठीक है। ये दो मैंने आपको समझाया भी था डिजाइन, मैं फिर भी रिवाइज करा रहा हूँ एक बार और डिजाइन के स्टेप, ताकि थ्योरी के रूप में पूछे जाए तो आप लोग इसको कर पाएँ। सेक्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सेक्शन फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन हैविंग एरिया ऑफ स्टील AST1 एंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिमिट। मतलब जो सेक्शन 1 है ना, ये एक तरह से सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को दिखा रहा है, क्योंकि इसके केवल टेंसाइल जोन में ही स्टील है, कंप्रेशन में कोई स्टील नहीं है। इसका एरिया AST1 है और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो बैलेंस सेक्शन का होता था MU लिमिट वो है। सेक्शन 2 की बात करें, सेक्शन 2 में क्या दिखा रहा है, सेक्शन 2 में दिखाया गया बेटा कंप्रेशन जोन में भी स्टील डाली है, टेंशन जोन में भी स्टील डाली है। तो ये यहाँ लिखा होगा सेक्शन 2 कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन स्टील ASC एंड एडिशनल टेंसाइल स्टील AST2, और इसके करस्पॉन्डिंग जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या है बेटा, वो है आपका यहाँ पर MU2। MU2 को कैसे निकालेंगे, तो MU बराबर MU लिमिट प्लस MU2 आता है, यहाँ से आप MU2 निकाल सकते थे, ठीक है। अब डिजाइन की बात कर लेते हैं, डबली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन आप कैसे निकालेंगे। तो इसका डिजाइन निकालने के लिए आपको क्या क्या दिया होगा पहले ये सुन लीजिए। देखिए डबली रेनफोर्स्ड बीम के डिजाइन में कुछ नहीं निकालना, आपको बस AST और ASC की वैल्यू निकालनी होती है, सिर्फ दो चीज़ निकालनी है। और यहाँ लोड की कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, ना ही आपको यहाँ पर सेक्शन निकालना है, सिर्फ एरिया निकालना है, ये वाला AST और ASC, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप लोड की कैलकुलेशन कर लेंगे लेकिन सेक्शन की नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए गिवन डेटा में आपको साइज ऑफ मतलब सेक्शन दिया होगा, सेक्शन का स्पेन दे रखा होगा आपको, स्पेन के बाद आपको साइज भी दिया होगा बेटा, साइज B/D दे रखा होगा या B/d देगा, L देगा, ये तीन वैल्यू तो आपको देगा ही देगा, ठीक है। इसके अलावा ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील देगा, यहाँ बराबर मत लगाना, कॉमा लगा लेना। एंड आपको इम्पोज्ड लोड भी दिया होगा, ठीक। तो साइज पहले से ही दे दिया, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ लोड से शुरू करना है। कैलकुलेशन फॉर लोड, इम्पोज्ड लोड क्वेश्चन में गिवन होगा, सेल्फ लोड आप खुद से निकालेंगे 1 × B/D × 25,000 से, टोटल लोड दोनों को जोड़ के निकालेंगे, फैक्टर्ड लोड या डिजाइन लोड दोनों को जोड़ी हुई वैल्यू में 1.5 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, ये लोड की कैलकुलेशन होगी। इसके बाद बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं, बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला MU बराबर WL²/8 रहता है, ठीक है। फिर आप आगे क्या करेंगे, अब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपके पास दो सेक्शन थे, कितने, दो सेक्शन थे। पहले आपके पास एक सेक्शन है सेक्शन 1, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सेक्शन 1 है। इस सेक्शन 1 में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो बिल्कुल सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की तरह ही निकालेंगे, ठीक है, जैसे आपने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में निकाला था
सेम वैसे ही निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यही किया गया यहाँ पर। सेक्शन 1 के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, MU लिमिट 0.36 FC के B XU लिमिट D माइनस 0.42 XU लिमिट की वैल्यू, यहाँ से आपको मिल जाएगा MU लिमिट की वैल्यू। सेक्शन 2 के लिए अगर निकालना है तो MU बराबर MU लिमिट प्लस MU2 होता है, ठीक है, ये होता है। तो MU2 हमारा सेक्शन 2 के लिए होता है। तो MU2 निकालने के लिए MU लिमिट को इस साइड ले जाएंगे तो MU माइनस MU लिमिट हो जाएगा ये, तो यहाँ से MU2 मिल जाता है। तो MU2 मिल गया, 3 चीज़ मिल गई हमें, देखिए क्या क्या, हमें यहाँ से MU मिल गया, MU लिमिट मिल गया और MU2 मिल गया, ये 3 मिल गए। इन तीनों का यूज करके हमें एरिया निकालना होगा, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही सेम रिपीट कर दिया है डायग्राम। यहाँ पर पहला सेक्शन ये वाला था, दूसरा सेक्शन ये वाला है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे पहले सेक्शन का AST1। AST1 निकालेंगे तो MU लिमिट के फॉर्मूले से निकालेंगे। दूसरे सेक्शन में AST2 और ASC निकालेंगे, इसके लिए MU2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले AST1 के लिए MU लिमिट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, MU लिमिट का। तो MU लिमिट बराबर आपको बताया T इंटू जेड लगा दीजिएगा। T की वैल्यू 0.87 FI इंटू AST1 होती है और Z की वैल्यू D माइनस 0.42 XU लिमिट होती है। तो यहाँ से AST1 निकाल लीजिए, बाकी सबको उस साइड ले जाओ, तो AST1 का ये फॉर्मूला मिल गया। इसके बाद AST2 निकालेंगे आप। AST2 आप किससे निकालेंगे, MU2 से। MU2 से जब निकालेंगे तो 0.87 FY इंटू AST2 लगा दीजिएगा यहाँ पर, लेकिन Z की वैल्यू यहाँ चेंज रहेगी, D माइनस G डैश रहती है। AST2 इस फॉर्मूले से मिलेगा। ये सब डिजाइन में आपको समझा रखा है, मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ ताकि थ्योरी आपको समझा सकूँ। डिजाइन स्टेप तो मैंने जानबूझ के कंसीडर कर दिया ताकि एक पास आपका पूरा PDF मिल जाए, इससे आप दोबारा से इसको रिवाइज कर सकें अच्छे से। अब टोटल AST क्या हो जाएगा, AST1 और AST2 दोनों को जोड़ देंगे, AST हमें मिल जाएगा। अगर आपको एरिया ऑफ स्टील मिल गया तो नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बार्स निकालना तो n बराबर AST अपॉन A0 लगा देंगे। A0 का फॉर्मूला ये लगाएंगे π/4 फाई स्क्वायर, फाई आप एज्यूम कर लेना 20 mm, A0 मिल जाएगा। AST अपॉन A0 लगा के n का वैल्यू निकाल दीजिएगा, ठीक। अब ASC की बात कर लेते हैं। ASC भी दूसरे सेक्शन में ही आ रहा था, लेकिन यहाँ फॉर्मूला MU2 का रहेगा, FSC ASC D माइनस D डैश। तो ASC निकालेंगे, बाकी सबको उस साइड ले गए, तो ASC का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। FSC जो होता है यहाँ पर स्ट्रेस होता है बेटा, कंप्रेशन स्टील वाला स्ट्रेस FSC, इसकी वैल्यू D डैश अपॉन D के रेशियो पर डिपेंड करती है। ये सब आपको न्यूमेरिकल में बताया गया था, फिलहाल आप सिर्फ स्टेप याद रखिएगा। सेम नंबर ऑफ बार्स यहाँ निकालनी है तो ASC अपॉन A0, और A0 का फॉर्मूला वही रहेगा जो पीछे था, ठीक है। चेक फॉर शियर और चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ भी आप लगा सकते हैं। ये डब्ली का डिजाइन भी हो गया। अब आता है आपका अगला चैप्टर जिसे स्लैब कहते हैं। स्लैब में अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो स्लैब का यहाँ इंट्रोडक्शन दे रखा है कि स्लैब कहते कैसे हैं। ये पेपर में नहीं पूछेगा, छोड़ रहा हूँ मैं इसको। स्लैब दो टाइप की होती हैं, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब। एक एक करके दोनों को थोड़ा सा समझ लेंगे हम, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब को, ठीक है। देखिए पहले बात कर लेते हैं क्या 1 वे स्लैब के बारे में। स्लैब एक द्विविमीय घटक। अच्छा यहाँ स्लैब का इंट्रोडक्शन है बेटा, ये इसको छोड़ दीजिएगा, मैं 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब समझाता हूँ आपको। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ 1 वे स्लैब। 1 वे स्लैब की परिभाषा क्या होगी, आप सबको मैंने बताया था कि जो आपका लॉन्ग स्पैन होता है एल वाई अपॉन में शॉर्ट स्पैन होता है LX, इन दोनों का हम रेशियो निकालते हैं। अगर रेशियो 2 से ज़्यादा आता है तो हम कह देंगे हमारी जो स्लैब है 1 वे स्लैब होगी। 2 से कम या बराबर आएगा तो 2 वे स्लैब। देखिएगा 2 वे स्लैब 2 से 2 वे 2 मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन 2 वे स्लैब में 2 से कम वैल्यू आती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 1 वे स्लैब में 2 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, उल्टा काम रहता है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये यहाँ लिखा गया है, जब किसी कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से अधिक हो तो इसे एकल दैशिक स्लैब मानकर डिजाइन किया जाता है। यानी वह स्लैब जिसके लिए क्या होगा, बड़े पार्ट की लंबाई और छोटे पार्ट की लंबाई का अनुपात 2 से ज़्यादा हो, 1 वे स्लैब होती है, ठीक। और देखिए क्या लिखा है इसमें, 1 वे स्लैब का डिजाइन यह मानकर किया जाता है कि स्लैब का जो लोड है वो चारों दीवारों पर ना आकर के केवल शॉर्टर स्पैन वाली दोनों दीवारों पर ही आ रहा है, ठीक है। यानी केवल शॉर्टर स्पैन के लिए हम इसको डिजाइन करते हैं 1 वे स्लैब को। और भी लिखा है इसमें क्या, 1 वे स्लैब में हम 2 तरह की स्टील प्रोवाइड करते हैं, एक तो मेन स्टील, और मेन स्टील के अलावा इसके परपेंडिकुलर स्टील यानी जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी कहते हैं, वितरण छड़, ये भी प्रोवाइड की जाती है, जिसे लेटरल रेनफोर्समेंट भी कह देते हैं, ठीक है। बाकी नोट पॉइंट लिखा है, स्लैब का जो डिजाइन करते हैं 1 मीटर चौड़ी पट्टी के लिए किया जाता है, ठीक है, B बराबर 1 मीटर लेते हैं, याद रहेगा सभी को। यहाँ ये दिखा दिया है, जो 1 वे स्लैब होती है इसमें LY अपॉन LX जो है 2 से ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब इंग्लिश में भी लिखा है 1 वे स्लैब के बारे में, आप पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं 2 वे स्लैब में। 2 वे स्लैब में उल्टा हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा 2 से वैल्यू। जब किसी कमरे की लंबाई
वह उसकी चौड़ाई यानी कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से कम या बराबर हो तो उसे 2 वे स्लैब मान करके डिजाइन किया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी वह स्लैब जिसके लिए बड़े पार्ट की लंबाई और छोटे पार्ट की लंबाई का अनुपात 2 से कम या बराबर हो, 2 वे स्लैब ये कहलाती है। अब 2 वे स्लैब में जो लोड आता है कैसे आता है, तो 2 वे स्लैब पर आने वाला लोड दोनों स्पैन की चारों दीवारों पर अलग अलग रेशियो में बांट दिया जाता है। और अगला पॉइंट है इसमें 2 वे स्लैब में मेन रेनफोर्समेंट दोनों स्पैन पर अलग अलग डाला जाता है। इसमें जब दोनों जो 2 स्पैन है, एक शॉर्ट स्पैन दूसरा लॉन्ग स्पैन मतलब LX LY, तो दोनों पे अलग अलग जब हम स्टील की छड़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील नहीं डालेंगे, वितरण छड़ अलग से डालने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है, देखिए ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले बच्चे प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा इनको। ठीक है, मैं हिंदी में जल्दी से समझा देता हूँ। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है थ्योरी के पर्पज से। एकल दैशिक स्लैब और द्विदैशिक स्लैब, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन दोनों में बेटा क्या डिफरेंस होता है। जो 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब होती है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि 1 वे स्लैब जो होती है उसमें पार्ट का जो अनुपात होता है LY और LX का रेशियो ये 2 से ज़्यादा होता है। 2 वे स्लैब में 2 से कम और बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है जो आपका अमनमन आघूर्ण। आनमन आघूर्ण मतलब बेटा बेंडिंग मूवमेंट होता है, तो इसमें बेंडिंग मूवमेंट एक ही पार्ट यानी लघु पार्ट पर उपजी मानी जाती है, यानी शॉर्ट स्पैन पे ही बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न हुई मानते हैं हम, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पार्टों पर बेंडिंग मूवमेंट अलग अलग उपजी हुई मानी जाती है। ठीक है, शॉर्ट स्पैन पर बेंडिंग मूवमेंट अलग आता है, लॉन्ग स्पैन पर अलग आता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है स्लैब की जो मोटाई है वो अधिक रखनी पड़ती है 1 वे स्लैब में, जबकि इसमें 2 वे स्लैब में स्लैब की मोटाई एकल दैशिक स्लैब से काफ़ी कम आती है, क्योंकि इसमें बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो दोनों पार्ट पर अलग अलग नापते हैं ना, इसीलिए मोटाई जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, मतलब बढ़ जाती है आपस में। अगला पॉइंट क्या है, तनन प्रबलन छोटे पार्ट के समांतर डाला जाता है, यानी कि जो इसमें जो आपका ये जो 1 वे स्लैब होती है ना, 1 वे स्लैब में टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो शॉर्टर स्पैन के अलोंग डालेंगे, क्योंकि आपको पता है इसको केवल शॉर्टर स्पैन के ही रिस्पेक्ट में डिजाइन करेंगे, लॉन्ग स्पैन के लिए डिजाइन इसको नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे क्या, जो आपकी स्लैब है उस स्लैब में जो शॉर्टर स्पैन होगा, जैसे यहाँ पर 2 स्पैन है ये तो ये जो शॉर्टर स्पैन यहाँ पर कम वाला ये वाला शॉर्टर स्पैन है ये, तो इसके समांतर जो छड़ें पड़ी होंगी वो क्या होंगी आपकी, ये मेन स्टील होंगी, और इसके परपेंडिकुलर जो पड़ी होंगी वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होंगी। इस तरह से ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तनन प्रबलन छोटे पार्ट के समांतर डाला जाता है, लंबे पार्ट के समांतर डाला गया प्रबलन जो होता है वो वितरण इस्पात कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग डालेंगे, यानी प्रबलन जो होता है तनन प्रबलन दोनों पार्ट के समांतर डाला जाता है, लंबे पार्ट के समांतर डाला गया प्रबलन जो होता है वो बिल्कुल वितरण या ताप प्रबलन का ही कार्य करता है, लेकिन डालते हैं यहाँ पर मेन स्टील ही है। अगला जो पॉइंट है इसमें क्या है, स्लैब की मोटाई अधिक होने के कारण इसमें प्रबलन इस्पात की मात्रा भी अधिक रखनी पड़ती है, अतः इसका जो डिजाइन होता है वो इकोनॉमिक नहीं होता है, सस्ता नहीं होता है, महंगा पड़ता है थोड़ा सा। जबकि 2 वे स्लैब में क्या होता है, इसकी मोटाई और प्रबलन इस्पात की मात्रा कम होने के कारण यह डिजाइन मितव्ययी होता है, यानी सस्ता पड़ता है ये वाला डिजाइन। ठीक है, और भी पॉइंट है इसमें कुछ। अगला पॉइंट देखिए क्या है, इस अभिकल्पन में गणनाएं सरल पड़ती हैं। 1 वे स्लैब में थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान होती है, जबकि 2 वे स्लैब में क्या होता है, 2 वे स्लैब में बंकन आघूर्ण गुणक यानी बेंडिंग मूवमेंट कोफिशिएंट जो α(x) और α(y) होता है ना, उसका भी यूज करते हैं, इसीलिए इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी जटिल हो जाती है, कठिन हो जाती है। ठीक है, इंग्लिश में भी बेटा यही चीज़ लिखी है, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंस दोनों के इंग्लिश में है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला डिजाइन ऑफ 1 वे स्लैब। 1 वे स्लैब के डिजाइन के स्टेप हैं ये। 1 वे स्लैब के डिजाइन के स्टेप में आपको क्या क्या बताया गया था बेटा, 1 वे स्लैब में जो आप डिजाइन करते हैं ना, उसमें सबसे पहले साइज ऑफ 1 वे स्लैब लेंगे। 1 वे स्लैब का साइज कैसे निकालते हैं, तो अगर देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में एक पार्ट दे रखा है ओनली 1 स्पैन, यहाँ स्पैन कर लीजिएगा बेटा, अगर केवल 1 स्पैन दिया है तब भी आप कह देंगे 1 वे स्लैब है। अगर 2 स्पैन दे रखे हैं तो आपको रेशियो निकालना होगा बड़े वाले स्पैन और छोटे वाले स्पैन का, 2 से ज़्यादा आएगा तो कहेंगे आप ये आपकी 1 वे स्लैब है। अब ध्यान देंगे आप यहाँ पर पहले स्टेप पर साइज कैसे निकालेंगे। तो साइज निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आप इस तरह डायरेक्ट निकाल सकते हैं लोड के हिसाब से। अगर किसी भी स्लैब के ऊपर जो लोड आ रहा है 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से आ रहा है, तो कैपिटल डी की वैल्यू 40 mm प्रति मीटर स्पैन ले लेंगे। और अगर लोड
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, 5000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है और 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक है, तो इस केस में कैपिटल डी की वैल्यू 60 mm पर मीटर स्पेन भी ले लेते हैं। बाकी स्मॉल डी फिर कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर लगा के निकाल देते हैं। लेकिन आप ऐसे मत निकालना, आप साइज़ निकालने के लिए डिफ्लेक्शन कंट्रोल वाले फॉर्मूलों को यूज कीजिएगा। इसमें क्या रहता है, इसमें जो आपकी स्मॉल डी की वैल्यू पहले निकालते हैं, स्पेन बट्टे 25 से 30 लेते हैं, ये मॉडिफाई वैल्यू होती है, ठीक है, इसको यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करते हैं, ये यूज करते हैं ये वाली, ठीक। स्मॉल डी निकालेंगे पहले, स्पेन अपॉन 25 से 30 लेते हैं, फिर कैपिटल डी निकालेंगे, स्मॉल डी में इफेक्टिव कवर जोड़ देते हैं। इफेक्टिव कवर आप इसमें 20 से 30 mm तक मान सकते हैं, आप नॉर्मली 25 mm लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया? तो आपने स्मॉल डी बता दिया, कैपिटल डी बता दिया। अब विड्थ ऑफ स्लैब, स्लैब की जो चौड़ाई होती है उसे कितना लेते हैं, 1 मीटर चौड़ी पट्टी के लिए डिजाइन करते हैं स्लैब को, यानी 1 मीटर ली जाती है बी की वैल्यू। तो आपको कैपिटल डी पता चल गया, स्मॉल डी पता चल गया, बी पता चल गया। इसके अलावा एल या तो क्वेश्चन में देगा आपको, एल नहीं दे रखा होगा तो आप निकाल लीजिएगा, या तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देगा सपोर्ट की, या फिर आपको क्लियर स्पेन में स्मॉल डी जोड़ दीजिएगा, वहाँ से भी आपको एल मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा सभी को? अब दूसरा है आपका कैलकुलेशन फॉर लोड, बिल्कुल बीम की तरह ये इसका डिजाइन भी, पहला साइज निकाल लिया। अब लोड की कैलकुलेशन सेम तरीके से करेंगे। इम्पोज्ड लोड क्वेश्चन में दिया होगा, सेल्फ लोड निकालेंगे फॉर्मूला लगा के, 1 × b × d × 25,000 लगाते हैं ना, यहाँ पर b की वैल्यू भी 1 मीटर रहती है, लंबाई भी 1 मीटर ले रहे हैं, तो इसीलिए 1 × 1 हो जाता है, और d × में 25,000, ये बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकल के आएगा, और जो क्वेश्चन में दिया होगा वो भी आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। फिर टोटल लोड निकालेंगे दोनों को जोड़ करके, W1 + W2 को, जिसे न्यूटन पर मीटर × रन लिख देंगे, ठीक है। इसको करने के बाद डिज़ाइन लोड निकाल देंगे, जिसमें 1.5 से गुणा कर देते हैं, ये आप सब जानते हैं। डिज़ाइन लोड निकालने के बाद कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मूवमेंट करते हैं, MD = WD × L² / 8 लगाते हैं, चूंकि ये स्लैब आपकी सिंपली सपोर्टेड स्लैब है इसलिए, ठीक है। इसके बाद मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लगाएंगे, फॉर्मूला वही RVD²। फिर बैलेंस सेक्शन के लिए दोनों को बेटा बराबर कर देंगे, MU लिमिट और MD को, यहाँ से D निकालेंगे, ये D रिक्वायर्ड होता है, ये D रिक्वायर्ड आपने जो स्टेप 1 में एज्यूम किया था D, उससे कम आना चाहिए, सेक्शन आपका ओके हो जाएगा। ज़्यादा आएगा तो रीडिजाइन करेंगे, दोबारा से स्टेप 1 को आप जो साइज़ लिया उसको थोड़ा अधिक मान करके करेंगे। फिर बात कर लेते हैं स्टील की, तो जो आप स्लैब में 1 वे स्लैब में स्टील प्रोवाइड करते हैं वो 2 तरह की स्टील होती है, एक मेन स्टील, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। पहले मेन स्टील की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ मेन स्टील कितना लेते हैं, वही PT लिमिट वाले फॉर्मूले से, PT लिमिट × B × D। PT लिमिट का फॉर्मूला 0.414 FC के XU लिमिट अपॉन FY × D होता है। अब ये आपका एरिया AST मिल गया, PT लिमिट निकाल के यहाँ रख देना, AST मिल जाएगा। अब आपको एरिया ऑफ स्टील मिल गया, तो आप स्पेस निकालेंगे, मेन बार के बीच में स्पेस कितना, अंतराल कितना रखते हैं। तो एक तो फॉर्मूला याद करना है, S = A0 × 1000 / AST होता है। दूसरी 2 वैल्यू होती हैं, 3 × D और 300 mm। इन तीनों में जो लीस्ट आता है, जो कम आता है, वो स्पेस रहता है, स्पेस। यहाँ A0 बेटा एरिया ऑफ सिंगल वार होता है, एक छड़ का क्षेत्रफल, जो कि π/4 φ² से निकाला जाता है। तो स्लैब के केस में जो फाई की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं डाया ऑफ मेन वार, वो 10 mm से 20 mm तक आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो स्टील हम प्रोवाइड करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होती है। एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना लेते हैं बेटा, तो ये ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से लिया जाता है। अगर Fe 250 स्टील की ग्रेड है तो ASD यानी एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 0.15% लेते हैं टोटल एरिया का, B × D का। और अगर ये ग्रेड आपको Fe 415 दी है तो ASD की वैल्यू 0.12% लेते हैं B × D का। समझ पा रहे हैं? आगे ये तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एरिया ASD निकाल देंगे। अब यहाँ भी स्पेस भी निकालते हैं, तो स्पेस निकालने के लिए 3 फॉर्मूले, यही सेम 3 फॉर्मूले रहेंगे। वैल्यू यहाँ पर देखिए, मेन स्टील में ये 3D था, डिस्ट्रीब्यूशन में 5D आता है, S = ये 450 आता है, और फॉर्मूला वही है A0 × 1000 / ASD। A0 एरिया ऑफ सिंगल वार होता है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के केस में डायामीटर आप 6 mm से 10 mm तक यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो डाया है, फाई की वैल्यू है वो, तो A0 मिल जाएगा, फाई यहाँ रख करके A0 को यहाँ रख देना, और आपके पास बाकी सभी वैल्यूज भी हैं, तो आप इससे क्या बता सकते हैं, S की वैल्यू। तो तीनों को निकालना, जो कम आएगा वो S की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 1 वे स्लैब का डिजाइन हो गया। अब 2 वे स्लैब का डिजाइन समझ लेते हैं। 2 वे स्लैब के डिजाइन के स्टेप क्या होते हैं, तो इसमें आपको L × B देगा, इम्पोज्ड लोड आपको दे रखा होगा या फिर लाइव लोड देगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा होगा। तो L और B का रेशियो आप निकाल कर देखना, 2 से कम या बराबर आएगा तो आप कह देंगे 2 वे स्लैब है।
टू वे स्लैब होगा तो इसका डिजाइन करेंगे तो पहले हम साइज निकालते हैं, टू वे स्लैब का साइज कितना लिया जाता है। तो इसमें ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी निकालते हैं पहले, जो कि शॉर्ट स्पैन की जो वैल्यू है, 2 स्पैन बेटा आपको क्वेश्चन में देगा, जो आपका एल होता है, जो ज़्यादा वाला वो एल होता है लॉन्ग स्पैन, बी जो होता है शॉर्ट स्पैन होता है। तो बी की वैल्यू को लीजिएगा शॉर्ट स्पैन को और आप 35 से डिवाइड कर देना। ये 35 से डिवाइड तब करेंगे जब ग्रेड आपको एफ 250 दिया है, और अगर एफ 415 दे रखा है तो डी बराबर शॉर्ट स्पैन अपॉन 28 लेते हैं। ये 2 फॉर्मूले हैं, ध्यान रखिएगा डी के। ग्रेड ऑफ स्टील आपको देखनी है क्या दे रखी है, उसके हिसाब से कैपिटल डी के ये फॉर्मूले लगाते हैं। तो आपको डेप्थ पता चल गई, टू वे स्लैब की डेप्थ कितनी है। अब इफेक्टिव डेप्थ देख लेते हैं, यानी इसकी स्लैब की जो प्रभावी गहराई होती है। तो कैपिटल डी में से इफेक्टिव कवर घटा देंगे। इफेक्टिव कवर स्लैब के केस में वही 20 mm से 30 mm तक एज्यूम करते हैं। तो कैपिटल डी मिल गया, स्मॉल डी मिल गया। बाकी बात करें बी की, तो बी वही 1 मीटर लेते हैं जो हम पहले लेते थे, ठीक है, 1 मीटर। अब यहाँ पर हम इफेक्टिव लॉन्ग स्पैन और इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन निकालते हैं। एल आपको क्वेश्चन में दिया था, डी हमने निकाल लिया, यहाँ पर डी ऊपर निकाला है। तो कैपिटल एल प्लस डी को जोड़ देंगे तो आपको एल वाई मिल जाएगा इफेक्टिव लॉन्ग स्पैन, और बी प्लस डी को जोड़ देंगे तो आपको इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन मिल जाएगा एल एक्स। एल वाई एल एक्स आपको यहाँ से मिल गया। तो ये आपको कुछ चीज़ें स्टेप 1 में निकालनी होती हैं, कैपिटल डी, स्मॉल डी, बी, एल वाई एल एक्स। इनको निकालने के बाद फिर कैलकुलेशन फॉर लोड करते हैं। लोड की कैलकुलेशन किसी भी सेक्शन का डिजाइन करना बेटा बिल्कुल सेम है सबके लिए, ठीक है। पहले इम्पोज्ड लोड क्वेश्चन में देगा या लाइव लोड देगा W1, ये गिवन होगा आपको। दूसरा सेल्फ लोड आप खुद से निकालेंगे। स्लैब के केस में 1 इंटू डी इंटू 25,000 लेते हैं। बी की वैल्यू यहाँ 1 मीटर होती है इसलिए 1 लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दोनों को जोड़ देते हैं, फिर 1.5 से गुणा करके डिजाइन लोड मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं। तो बेटा बेंडिंग मूवमेंट यहाँ दोनों स्पैन के लिए अलग अलग निकालेंगे। बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए आपको अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई निकालना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग मूवमेंट कोफिशिएंट कहते हैं। ये टेबल से निकलता है। ये आईएस कोड की टेबल आपको साथ में ले जानी है या फिर कॉलेज से प्रोवाइड की जाती है, पता करके आप लोग इसे ले जाइएगा, ठीक है। अब आगे समझेंगे आप। बेंडिंग मूवमेंट शॉर्ट स्पैन के लिए कितना होता है, तो एम एक्स बराबर अल्फा एक्स इंटू डी इंटू एल एक्स का स्क्वायर। वही आपने पढ़ा है ना, स्लैब है ये आपका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डब्ल्यू डी एल स्क्वायर तो डब्ल्यू डी एल एक्स का स्क्वायर तो लगाएंगे। अगर शॉर्ट स्पैन के लिए निकाल रहे हैं तो अल्फा एक्स लेंगे, लॉन्ग स्पैन के लिए निकाल रहे हैं तो अल्फा वाई लेंगे। पीछे डब्ल्यू डी एल एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। शॉर्ट स्पैन के लिए बेंडिंग मूवमेंट, लॉन्ग स्पैन के लिए बेंडिंग मूवमेंट, इन दोनों में जो मैक्सिमम आएगा वो आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एम डी की वैल्यू होगी, ठीक है। इसके बाद सेम स्टेप 4 वही मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एम यू लिमिट बराबर आर बी डी स्क्वायर। फॉर बैलेंस सेक्शन एम यू लिमिट बराबर एम डी रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से आर बी डी स्क्वायर बराबर एम डी रख के डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू निकाल लेंगे, पता कर लेंगे डी रिक्वायर्ड की वैल्यू एज्यूम से कम है या ज़्यादा है। कम होगी तो सेक्शन ओके है, ज़्यादा होगी तो रीडिजाइन करना होगा। अब रेनफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो रेनफोर्समेंट स्टील कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो लॉन्ग स्पैन एंड शॉर्ट स्पैन के लिए अलग अलग रेनफोर्समेंट स्टील का एरिया एंड स्पेस ज्ञात किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर रेनफोर्समेंट स्टील अलोंग शॉर्टर स्पैन के अलोंग आप रेनफोर्समेंट स्टील निकालेंगे। फॉर्मूला सेम वही रहेगा, AST बराबर PT लिमिट इंटू B इंटू डी। PT लिमिट का फॉर्मूला ये रहेगा जो पीछे आप अब तक पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेस की। तो आप स्पेस लॉन्गर स्पैन के अलोंग जो निकालते हैं वो ये 3 वैल्यू रहेंगी आपकी। ये 3 फॉर्मूले, पहला तो वैल्यू फॉर्मूले से निकलेगा, दो वैल्यू है 3D और 300 mm। इन तीनों में जो लीस्ट आता है, कम आता है, वो आपका स्पेस लिया जाता है। A नोट आपको पता है एरिया ऑफ सिंगल बार होता है, जो A नोट बराबर π/4 फाई स्क्वायर लिया जाता है। सभी को समझ आ रहा है ये चीज़, ठीक है बेटा। आगे आप समझ सकते हैं, देखिए ये शॉर्टर स्पैन के लिए हो गया, एरिया भी हो गया और स्पेस हो गया उसके, हाँ शॉर्टर स्पैन के लिए। अब लॉन्गर स्पैन की बात करते हैं। ये किसके लिए था बेटा, एक सेकेंड, ये अलोंग शॉर्टर स्पैन था, ठीक है। अब लॉन्गर स्पैन के अलोंग बात कर लेते हैं। लॉन्गर स्पैन के अलोंग बेटा, लॉन्गर स्पैन के अलोंग जो इफेक्टिव डेप्थ होती है ना लॉन्गर स्पैन की, वो शॉर्टर स्पैन की इफेक्टिव डेप्थ से कम होती है। इसको D1 से हम प्रदर्शित करते हैं। तो D1 बराबर D माइनस फाई निकल के आता है। फाई यहाँ पर शॉर्टर स्पैन, जो हमने शॉर्टर स्पैन की बार ली थी ना, उसका डायमीटर होता है, जिसे माइनस कर देते हैं D में से, D1 मिल जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूले आपको यही सेम यूज करने हैं, जो आपने ये वाला फॉर्मूला PT का लगाया, PT लिमिट का लगाया, सेम फॉर्मूले यूज करने हैं, लेकिन यहाँ पर D की जगह बस D1 आ जाएगा। यानी जो फॉर्मूले में D आ रहा था वहाँ D1 रख देना, सिर्फ वही रहेगा, बाकी सब। तो क्या हो जाएगा, AST बराबर PT लिमिट इंटू B इंटू बेटा यहाँ D1 कर लेना, D1, ठीक है, D1 आएगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ भी D1 आएगा, ऊपर भी यहाँ पर D1 रखिएगा एक्स लिमिट के फॉर्मूले में, तो D1 से D1 कटेंगे, ठीक है। बाकी
आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या, स्पेस का फॉर्मूला वही रहेगा सेम, बस डी की जगह पर D1 रखिएगा। ये नोट्स में मिस्टेक है, आप सही कर लीजिएगा इसको, 3D1। ठीक है, समझ आ रहा है इतना सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब नोट में लिखा है क्या, वही शॉर्ट स्पैन की इफेक्टिव डेप्थ अधिक होती है, इसीलिए शॉर्ट स्पैन की इफेक्टिव डेप्थ अधिक होने का मतलब क्या है, जैसे ये है आपका सेक्शन, यहाँ पर आपने स्टील प्रोवाइड करनी है, एक स्टील की छड़ आपने ये डाल दी और स्टील की छड़ ऊपर डाली जा रही है, तो आपको पता है इसके सेंटर से लेके ऊपर तक की दूरी को हम स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। 2 स्टील की छड़ है, दोनों का सेंटर हम निकाल रहे हैं, तो आपको पता है शॉर्ट स्पैन जो होता है उसकी इफेक्टिव डेप्थ अधिक होती है, तो शॉर्ट स्पैन वाली छड़ नीचे वाली रो में डालेंगे। यहाँ पर नीचे वाली रो में शॉर्ट स्पैन की छड़ होगी, ऊपर वाली रो में जो लॉन्ग स्पैन है उसकी छड़ होती है। तो यही कह रहा है यहाँ, टेंसाइल रेनफोर्समेंट नीचे की रो में डाला जाता है। ठीक है, बाकी ये डायग्राम है, दो डायग्राम आप लोग समझते होंगे, अच्छे से समझा रखा था इनको। स्लैब वाला पार्ट भी बेटा खत्म हो गया। अब आपका लास्ट बचा कॉलम, इस कॉलम को और समझ लीजिए, बाकी तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट था सारा। एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट और है, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का PDF आपको दे देंगे, पहले कॉलम समझा दें। ठीक है, कॉलम को ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं RCC कॉलम का, यानी RCC कॉलम कहते किसे हैं। तो आप सभी जानते हैं जो कॉलम होता है वो किसी भी स्ट्रक्चर का एक वर्टिकल मेंबर होता है। इस तरह से वर्टिकल, ये आपकी ज़मीन है, ऐसे वर्टिकल मेंबर वही तो कॉलम होता है। तो और कॉलम पर लोड कैसा आता है, कंप्रेसिव लोड आता है इस तरह से। ठीक है, तो यही लिखा है, ऐसे ऊर्ध्वाधर संपीड़न पाए जिनके ऊपर सामान्यतः, पाई की जगह मेंबर लिखना आप, ऐसे वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर जिनके ऊपर सामान्यतः क्या काम करता है, अक्षीय संपीड़न भार यानी एक्सियल कंप्रेसिव लोड काम करता है, और जिनकी जो ऊंचाई होती है इनके न्यूनतम पार्श्व माप का 3 गुने से अधिक होती है। ठीक है, तो इसे स्तंभ के नाम से जाना जाता है, कॉलम के नाम से जाना जाता है। और जब मतलब ये कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई और इसकी न्यूनतम पार्श्व माप, मतलब जैसे कोई कॉलम है, ये कोई कॉलम है, इसकी जो ऊंचाई है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, जिसको आप लंबाई भी कह सकते हैं L, ये L, और इसकी जो चौड़ाई है ये वाली B, इन दोनों का जो अनुपात है अगर ये 3 गुने से ज़्यादा है, 3 से अधिक है, तो इस केस में आप कह देंगे कॉलम है, और 3 से कम होगा तो उसको पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक है, यही यहाँ कहना चाह रहा होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। जब यह अनुपात 3 या 3 से कम होता है तब इसे हम चौकी कहते हैं, चौकी मतलब पेडेस्टल कहते हैं। ऐसे संपीड़न अवयव जो क्षैतिज या फिर तिरछे लगे होते हैं और उन पर अक्षीय भार पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संपीडांग कहते हैं, यानी कि स्ट्रट कहते हैं, स्ट्रट, जैसे मेंबर ऑफ ट्रस होते हैं। समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, कॉलम वर्टिकल स्थिति में होते हैं, स्ट्रट जो होते हैं इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल किसी भी स्थिति में हो सकते हैं वर्टिकल को छोड़ के। पेडेस्टल जो होते हैं लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात 3 से कम होता है। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन, बाकी इंग्लिश में भी लिखा है यहाँ पर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम की बात कर लेते हैं। कॉलम का वर्गीकरण कैसे किया गया, तो एक तो लोडिंग सिस्टम के आधार पर किया, दूसरा इफेक्टिव लेंथ के आधार पर किया, तीसरा शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन के आधार पर कर दिया। ठीक है, तो पहले हम भार व्यवस्था के आधार पर देख लेते हैं। भार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं कॉलम, एक होता है अक्षीय भारित कॉलम और दूसरा होता है उत्केंद्रीय भारित कॉलम, यानी एक्सियल लोडेड कॉलम और इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। तो पहले अक्षीय भारित कॉलम की बात कर लेते हैं। एक्सियल लोडेड कॉलम का मतलब है ऐसा कोई भी कॉलम, जैसे कॉलम है कोई, ऐसा कोई भी कॉलम जिसकी अक्ष पर, जैसे अगर कॉलम की ये अक्ष है तो इसकी अक्ष पर ही लोड काम करता है तो इसको एक्सियल लोडेड कॉलम कहते हैं। ठीक है, यानी जब स्तंभ पर आ रहे भार की क्रिया रेखा स्तंभ के ऊर्ध्वाधर अक्ष के संपाती होती है, संपाती मतलब उसके ऊपर होती है, तो इसे अक्षीय भारित स्तंभ कहते हैं। ऐसे स्तंभों में केवल संपीड़न प्रतिबल उपजते हैं। ठीक है, और आगे लिखा है इस पुस्तक में अक्षीय, ये क्यों लिख दिया भाई, ये नहीं लिखना चाहिए था, आप मत लिखना बेटा ऐसे, एक्चुअली हमारे राइटर ने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। ठीक है, इसको काट देना आप, ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है, वो एक्चुअली हमने कंटेंट दे दिया उनको तो उन्होंने पूरा छाप दिया सेम टू सेम, इसको मत लिखना आप। इसके बाद आगे है उत्केंद्रीय भारित स्तंभ। उत्केंद्रीय मतलब होता है क्या, यहाँ पर उत्केंद्रीय से मतलब हो गया इसेंट्रिक लोडेड कॉलम। इसेंट्रिक लोडेड मतलब हो गया बेटा, जैसे कोई कॉलम है, ये कॉलम है और इस पर जो लोड आ रहा है, इसकी अक्ष या बीच में इसकी अक्ष है, ये जो लोड आ रहा है इसकी अक्ष से कुछ दूरी हट करके लग रहा है ऐसे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। अक्ष से कुछ दूरी, जितनी दूरी हटके लगता है इसको उत्केंद्रता कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो इस प्रकार के कॉलम जब इस पर लोड जो काम करेगा, लोड की क्रिया रेखा इसकी अक्ष से कुछ दूरी हट करके काम करती है, तो वो आपका उत्केंद्रीय भारित कॉलम होता है। ये यहाँ लिखा होगा, जब स्तंभ पर आ रहे भार की क्रिया रेखा स्तंभ के ऊर्ध्वाधर अक्ष के संपाती नहीं होती, तो ऐसे कॉलम को हम उत्केंद्रीय भारित कॉलम कहते हैं। और उत्केंद्रीय भारित स्तंभ जो होते हैं, इस पर सीधे संपीड़न प्रतिबलों के साथ साथ बेंडिंग मूवमेंट यानी बंकन आघूर्ण भी उपजते हैं, जो तनन प्रतिबलों को भी उत्पन्न करती है, क्योंकि कंक्रीट तनन में कमजोर होती है। अतः
तनन के कारण स्तंभ के फेल होने की संभावना रहती है इसमें। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, आगे लिखा आता है सभी स्तंभ 20 mm की न्यूनतम उत्केंद्रता के लिए डिजाइन किए जाते हैं। उत्केंद्रीय भारित स्तंभ कहलाते हैं। यानी कि आप ध्यान रखिएगा, इसकी जो मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी लेते हैं 20 mm लेते हैं, 20 mm उत्केंद्रता के लिए इसे डिजाइन करते हैं। डायग्राम देख सकते हैं आप दोनों के डायग्राम। एक्सियल लोडेड कॉलम में क्या है, अक्ष पे लोड लग रहा है बिल्कुल। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ये गलत है, ये अक्ष से हट के लगना चाहिए। ये अक्ष है ना, इससे बेटा कुछ दूरी हटाना, इसको यहाँ मत लगाना। एक्चुअली मिस्टेक किया है यहाँ पर, हम समझा देते हैं आपको, यहाँ लगेगा। ठीक है, अक्ष से कुछ दूरी हट करके लगेगा इसमें, जिसमें एसेंट्रिसिटी हो जाएगी ई, जितनी दूरी हट करके लगा है ये। ठीक है, चलिए ये चीज़ हम ज़रूर सुधार करवाएंगे इसमें, आप सही कर लीजिएगा बच्चों प्लीज़। हैं, चलिए समझ गए आप लोड के हिसाब से। अब बात करते हैं इसकी प्रभावी लंबाई के आधार पर। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के कौन कौन से, एक शॉर्ट कॉलम होता है, दूसरा लॉन्ग कॉलम होता है। लॉन्ग कॉलम को सिलेंडर कॉलम भी कहते हैं। तो शॉर्ट कॉलम, चूंकि ये प्रभावी लंबाई यानी इफेक्टिव लेंथ के अनुसार है, तो यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट कॉलम में जो इफेक्टिव लेंथ होगी, प्रभावी लंबाई जिसे एल इफेक्टिव कहते हैं, और इसके न्यूनतम पार्श्व माप जो होती है डी, इनका अनुपात 12 से कम होता है। तो इसे हम कहते हैं लघु स्तंभ कहते हैं। ठीक है, एल इफेक्टिव और जो आपका डी होता है यानी कि इफेक्टिव लेंथ कॉलम की, और जो मिनिमम या लीस्ट लेटरल डायमेंशन, इन दोनों का रेशियो 12 से कम होगा तो इसको लघु स्तंभ शॉर्ट कॉलम कहेंगे, और 12 से अधिक या बराबर होगा तो इसको लॉन्ग कॉलम कहेंगे। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, जब यह अनुपात 12 या 12 से अधिक होता है तो इसे दीर्घ स्तंभ या फिर तनु संपीड़न अवयव सिलेंडर कंप्रेशन मेंबर की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो 12 से अधिक या बराबर है तो इसको हम दीर्घ स्तंभ कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? ये तो 2 टाइप के हो गए, शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब आगे समझ लेते हैं यहाँ पर क्या बोला गया। यहाँ पर तनुता अनुपात की डेफिनेशन भी दे रखी है। किसी संपीड़न अवयव की प्रभावी लंबाई और इसकी न्यूनतम पार्श्व माप के अनुपात को सिलेंडरनेस रेशियो यानी तनुता अनुपात भी कहते हैं। आप यहाँ ये भी कह सकते थे कि जिस कॉलम के लिए तनुता अनुपात का जो मान होता है 12 से कम होता है वो शॉर्ट कॉलम, और जिसके लिए तनुता अनुपात यानी सिलेंडरनेस रेशियो 12 से अधिक होता है या बराबर होता है वो लॉन्ग कॉलम होते हैं। ये भी आप कह सकते थे। अब आकृति के अनुसार, अब इसकी शेप अलग अलग होती हैं। शेप के अनुसार नाम सुन लीजिए। एक वर्गाकार होता है यानी जिसकी शेप कैसी हो, स्क्वायर शेप की हो, स्क्वायर शेप की बेटा, स्क्वायर शेप। दूसरा आयताकार रेक्टेंगुलर शेप के भी होते हैं कॉलम। तीसरा वृत्ताकार यानी सर्कुलर भी होते हैं। षटभुजाकार यानी कि हेक्सागोनल भी होते हैं, और जो आपके ऑक्टागोनल होते हैं ये भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम देख सकते हैं सबके। ये वाला जो आपका स्क्वायर है ये रेक्टेंगुलर है, ये सर्कुलर है। समझ पा रहे हैं? ये आपका हेक्सागन और ये ऑक्टागोनल है। ठीक है, ये कुछ डायग्राम थे। इनमें आप जो नंबर ऑफ स्टील प्रोवाइड कर रखे हैं ना, इन्हें गिन लीजिएगा। इसमें 4 छड़ प्रोवाइड कर रखे हैं, चारों कोने पे एक एक। रेक्टेंगुलर में आपने 6 प्रोवाइड कर दिए, सर्कुलर में आप 6 प्रोवाइड कर दें। यहाँ पर बेटा 6 आनी चाहिए, क्या किया है ये, मिस्टेक कर रखी है भाई बच्चे ने। 6 आएंगी यहाँ। ठीक है, सर्कुलर में 6 आती हैं। चलिए, बाकी यहाँ एक बार आप बुक से देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, जल्दबाजी में किया होगा क्योंकि बहुत कम टाइम में लिखा था ना, तो मिस्टेक कर दिया। मैं सही करा दूंगा इसको, आप समझते चलिए। ठीक है, टाइप ऑफ लोडिंग। अब टाइप ऑफ लोडिंग के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं, या अच्छा इंग्लिश में आ गया बेटा सेम चीज़ जो हमने हिंदी में पढ़ा है ना, वही सेम चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में आप लोग खुद से रीड आउट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, क्लासिफिकेशन और कॉलम जो है ये इंग्लिश में आ गया यहाँ। इसके बाद आगे चलते हैं हम। यहाँ तक समझ गए आप शेप के हिसाब से। अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में जो डिफरेंस है ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट, इसकी प्रभावी लंबाई एल इफेक्टिव और न्यूनतम आड़ी माप यानी लीस्ट लेटरल डायमेंशन का अनुपात 12 से कम होता है। अभी आपको ऊपर बताया था। लॉन्ग कॉलम में 12 या 12 से अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है क्या, हम यहीं पे प्रभावी लंबाई और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या की बात करें, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, इन दोनों का रेशियो देखें तो ये 40 से कम आता है और इसमें 40 से अधिक आएगा या बराबर आएगा। मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग रेशियो हो गए। एक तो प्रभावी लंबाई और न्यूनतम पार्श्व माप का रेशियो, तो उसको तो 12 से कम आएगा या 12 से अधिक आएगा। 12 से कम तो शॉर्ट कॉलम, 12 से अधिक तो लॉन्ग कॉलम। और यहीं पे अगर आप प्रभावी लंबाई और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं तो 40 से कंपेयर करना, 40 से कम तो शॉर्ट कॉलम और 40 से अधिक तो लॉन्ग कॉलम। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझिए। तीसरा पॉइंट क्या होता है, समान परिच्छेद के लघु और दीर्घ स्तंभों में लघु स्तंभ की भार वहन क्षमता अधिक होती है। मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो शॉर्ट स्पैन की ज़्यादा होती है। अगर दोनों सेम साइज के हों
शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम का एरिया सेम हो तो ज़्यादा लोड जो वियर करेगा वो शॉर्ट कॉलम वियर करेगा, लॉन्ग कॉलम नहीं करेगा, क्योंकि लॉन्ग कॉलम में बकलिंग हो जाती है। ठीक है, इस स्तंभ की भार वहन क्षमता समान परिच्छेद वाले लघु स्तंभ से कम होती है। अगला पॉइंट समझेंगे इसमें। अगला पॉइंट क्या है? लघु स्तंभ की विफलता संदलन के कारण होती है। संदलन मतलब बेटा क्रशिंग को बोलते हैं। जो शॉर्ट कॉलम होते हैं वो क्रशिंग में फेल होते हैं, लॉन्ग कॉलम व्यांकुचन यानी बकलिंग के कारण फेल होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट समझिए। बस यही 4 पॉइंट थे मेन। अब आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में इन्हीं पॉइंट को समझ लीजिएगा, वही चीज़ सेम इंग्लिश में लिखी गई है। ठीक है, इंग्लिश में भी साथ में इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको बेटा खुद से भी पढ़ना, भी आपके पास पूरी रात का टाइम है। ये पीडीएफ बच्चों मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, मैं यहाँ इसलिए समझा रहा हूँ नोट्स को आपको, ताकि एक बार सुन ले तो आपको समझ में आ जाए कौन सी चीज़ क्या लिखी है, राइटिंग का इशू ना रहे। टॉपिक जिनने पढ़ रखा है उनको रिवाइज हो जाएगा वीडियो से, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार और पीडीएफ से पढ़ लेंगे। ठीक है, जिनके पास कंटेंट नहीं होगा। बाकी तो ज़्यादातर बच्चों ने ऐप पर कोर्स लिया था तो आप सब ने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, उनको रिवाइज भी किया होगा। फिर भी जल्दबाजी में कोई रिवीजन आप यहाँ से देख लीजिएगा, सभी टॉपिक आपके रिकॉल हो जाएंगे कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, एक बार आंखों के सामने से गुजरेंगे तो आपको याद रहेंगे। अब कॉलम में जो टर्म यूज होते हैं उनकी कुछ डेफिनेशंस हैं। स्तंभ की वास्तविक लंबाई है पहला। वास्तविक लंबाई से मतलब क्या हो गया? किसी स्तंभ के दोनों सिरों के बीच की कुल दूरी। कुल दूरी का मतलब बकलिंग से पहले तक की टोटल लंबाई जो है वो कॉलम की वास्तविक लंबाई कहलाती है। इसे कैपिटल एल से हम प्रदर्शित करते हैं। मतलब जैसे ये कोई कॉलम था, ये कोई भी कॉलम है, दोनों सिरे इसके फिक्स थे। अब इस कॉलम की जो दोनों सिरों की टोटल दूरी है बकलिंग से पहले, बकलिंग के बाद तो दूरी कम बचेगी बकलिंग से पहले, तो ये जो कैपिटल एल है इसको हम कहते हैं इसकी एक्चुअल लेंथ, ये आपकी वास्तविक लंबाई होगी कॉलम की। अब सपोज इसमें बकलिंग हो गई इस तरह से, तो बकलिंग के बाद दो पॉइंट मिले N1 N2, इनको N1 N2 को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर कहते हैं, नति परिवर्तन बिंदु। तो दोनों नति परिवर्तन बिंदु के बीच की जो दूरी है ये आपकी एल इफेक्टिव होती है, इसको हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यही थ्योरी में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। किसी कॉलम के उस भाग की लंबाई जो लोड आने पर बकलिंग के बाद पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर यानी नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर होता है, उसे कॉलम की प्रभावी लंबाई कहते हैं। सिंपल याद रखिए बच्चों, एक्चुअल लंबाई बकलिंग से पहले की लंबाई होती है जो कॉलम के दोनों सिरों के बीच की दूरी होती है, और जो इफेक्टिव लेंथ होती है बकलिंग के बाद नति परिवर्तन बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। ठीक है, जो बकलिंग के बाद मिलती है, जितनी लंबाई तक बकलिंग होती है वो लंबाई होती है इफेक्टिव लेंथ। बच्चों समझ आ रहा है सभी को? सेम चीज़ यहाँ इंग्लिश में लिखी है। आगे लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होता है? लीस्ट लेटरल डायमेंशन का मतलब अगर कोई कॉलम है और उस कॉलम का क्रॉस सेक्शन सपोज ऐसे आयताकार है, तो इसकी जो चौड़ाई होगी ये वाली चौड़ाई कह दो या मोटाई कह दो, और दूसरा कॉलम है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा? सर्कुलर है, सर्कुलर इस तरह से। तो यहाँ पर इसका डायामीटर हो गया डायामीटर। इसके अलावा तो यहाँ कह दीजिएगा इसकी चौड़ाई होगी बेटा, और आप इसकी मोटाई भी ले सकते हैं। इस तरह मोटाई, इस 3D में लेंगे तो आप इस तरह मोटाई भी होती है। तो चौड़ाई और मोटाई में जो कम होगा उसे कहेंगे लीस्ट लेटरल डायमेंशन। या फिर अगर सर्कुलर कॉलम है तो सर्कुलर कॉलम में जो इसका व्यास होता है वही लीस्ट लेटरल डायमेंशन हो जाता है। तो पढ़ लीजिए क्या लिखा है न्यूनतम पार्श्व माप के बारे में। किसी कॉलम के क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई यानी विड्थ या फिर मोटाई यानी थिकनेस जो भी मिनिमम हो उसे लीस्ट लेटरल डायमेंशन कहते हैं, और सर्कुलर कॉलम के लिए इसका डायामीटर ही लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है। ये न्यूनतम पार्श्व माप की परिभाषा हो गई। आगे लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। आप सभी जानते हैं, आपने ये पढ़ा था मैकेनिक्स में भी पढ़ा था, ये कोई अक्ष है, इसके चारों तरफ यहाँ बॉडी कोई रोटेट कर रही है, तो इसके सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी आती है r, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। आप सब ने पढ़ा है मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर a इंटू आर स्क्वायर होता है, यानी एरिया इंटू दूरी का स्क्वायर। ठीक है, r यहाँ से निकालेंगे तो अंडर रूट में I मिनिमम अपॉन a आता है। ये I मिनिमम क्यों लिया? क्योंकि हम लीस्ट यानी न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या निकाल रहे हैं। तो यही डेफिनेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी? न्यूनतम जड़त्वाघूर्ण और एरिया के अनुपात के वर्गमूल को हम न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं क्या? देखिए लिखिए क्या लिखा है इसमें, किसी कॉलम के क्रॉस सेक्शन के मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी न्यूनतम जड़त्वाघूर्ण तथा एरिया के अनुपात के वर्गमूल को लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। इसको बेसिकली हम r से या फिर k से भी प्रदर्शित कर देते हैं। अब बात करें तनुता अनुपात की, सिलेंडरनेस रेशियो, तो ये क्या होता है? सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है किसी कॉलम की प्रभावी लंबाई और न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के अनुपात को सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं, एल इफेक्टिव अपॉन में r, या फिर हम इसको एल इफेक्टिव अपॉन b भी बोल देते हैं। b मतलब यहाँ पर लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात सिलेंडरनेस रेशियो कहलाता है। अब आगे बोला है रेइंफोर्समेंट इन ए कॉलम। किसी एक कॉलम में रेइंफोर्समेंट
कैसे प्रोवाइड करते हैं, कितना प्रोवाइड करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कॉलम में दो तरह का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। एक तो आप लोग देख पा रहे हैं डायग्राम, अगर आप देखेंगे सही से, बेटा डायग्राम पे ध्यान दीजिए। डायग्राम में ये कॉलम था, इस तरह से ये कॉलम है। इस कॉलम में आपने क्या किया, दो तरह की छड़ें प्रोवाइड कर रखी हैं। अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर एक तो ये वाली बार है आपकी येलो कलर से, जो मैंने दिखा दी है, बिल्कुल सीधी सीधी। लंबाई के अनुदेश जो है वो लॉन्गिट्यूडनल बार या मेन बार होती है। और एक यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर, और बाकी इसके परपेंडिकुलर इस तरह से डाल रखी है बार। ये इनको हम बेटा लेटरल रेनफोर्समेंट कहते हैं, पार्श्व प्रबलन, ठीक है, ये वाले जो डाल रखे हैं ऐसे। तो दो तरह से प्रोवाइड कर रखा है। तो यहाँ पर कौन कौन सी बार होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली मेन बार कह दीजिए आप, या फिर इसको लॉन्गिट्यूडनल बार कह दीजिए। दूसरी ट्रांसवर्स बार या लेटरल बार होती है। लेटरल बार दो तरह से प्रोवाइड करते हैं। अगर कॉलम आपका स्क्वायर शेप का है तब तो हम इसको सीधी टाई के रूप में डाल देंगे, टाई बार इस तरह से। और अगर कॉलम सर्कुलर है तो इसको स्पाइरल बार के रूप में डालते हैं, स्पाइरल इस तरह से, स्पाइरल या हेलिकल कहते हैं इसको, ठीक है। तो मेन बार लॉन्गिट्यूडनल बार हो गई एक, तो जो ऊर्ध्वाधर सीधी छड़ डाल रखी है। दूसरी आपकी लेटरल रेनफोर्समेंट है, जो दो तरह की है, टाई बार और हेलिकल या स्पाइरल बार, ठीक। ये आपको अच्छे से पढ़ाया था, आपको पता होगा। इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर मेन बार पूछ ले आपसे, मेन बार या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो ये छड़ें खड़े रूप में डाली जाती हैं, खड़ी छड़ों के रूप में डालते हैं, वर्टिकल लंबाई के अनुदेश, ठीक है। ये छड़ें कंक्रीट के साथ मिलकर कंप्रेसिव लोड को वियर करती हैं, यानी वहन करती हैं, BEAR कर लीजिएगा इसको, वियर करती हैं, ठीक। अब मेन बार का डाया कितना रखते हैं, 12 mm से 50 mm, जैसे बीम में रखते थे सेम वैसे ही। एरिया की बात करें, एरिया तो टोटल एरिया का 0.8 से 6% तक हम लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बार का जो एरिया होता है ASC की वैल्यू। अगर बात करें नंबर ऑफ बार कितनी लेते हैं, तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, कॉलम के लिए हम 4 लेते हैं, सर्कुलर के लिए 6 यूज करते हैं, ठीक है। अंतराल की बात करें, अंतराल 300 mm से कभी भी ज़्यादा यूज नहीं करते लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए। लॉन्गिट्यूडनल बार में जो कवर लेते हैं वो 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद लेटरल रेनफोर्समेंट की बात करें तो लेटरल रेनफोर्समेंट आप सभी जानते हैं, लोड आने पर जो लॉन्गिट्यूडनल छड़ें होती हैं हमारी, उनको बाहर की ओर भटकने से रोकने के लिए इनमें लेटरल रेनफोर्समेंट का यूज किया जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टाई बार, दूसरा होता है स्पाइरल या हेलिकल बार। पहले टाई बार की डिटेल की बात कर लेते हैं। टाई बार का व्यास कितना रखते हैं, तो 8 mm से 16 mm तक लेते हैं, या फिर जो लॉन्गिट्यूडनल बार का डाया था उसको 4 से भाग करना, इन दोनों में जो अधिक आता है उसको हम व्यास लेंगे टाई बार का। दूसरा, अगर स्पेस की बात करें, अंतराल या पिच कितनी रखते हैं इसके, तो पिच के लिए LLD यानी न्यूनतम पार्श्व माप। दूसरा 16 फाई यहाँ डाया ऑफ मेन बार होता है, डाया ऑफ मेन बार में 16 से गुणा करना। तीसरा 300 mm। इन तीनों में जो कम आएगा वो इसकी पिच रखी जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम पिच और मिनिमम पिच की बात कर दे तो ये तो मेन पिच हो गई। अगर मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो मैक्सिमम पिच जो होती है 75 mm, और डाया ऑफ कोर अपॉन 6, इसमें जो कम आएगा वो लेंगे मैक्सिमम। और मिनिमम पिच जो होती है 25 mm, और 3 इंटू डाया ऑफ स्पाइरल बार जो कम आता है वो मिनिमम पिच होती है, ठीक है। अब बाकी फॉर्मूले है नीचे, कोर का डाया कैसे निकालते हैं वो सब छोड़ दीजिए आप, ठीक है। ये सेम चीज़ है बेटा, यहाँ पर दोबारा से इसको दिखा दिया गया है, ठीक है। तो वो इंग्लिश में दिखा दिया, हिंदी का हम पढ़ चुके थे, तो बस यही था और कुछ नहीं है। बस डिजाइन का और देख लीजिए, डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम, किसी भी शॉर्ट कॉलम का डिजाइन हम कैसे करते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिजाइन वाले सेशन में समझाया था कि डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक्सियल लोड P की वैल्यू दे रखी होगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम देगा, या इफेक्टिव लेंथ भी दे सकता है कॉलम की, या लेंथ ना भी दे कोई दिक्कत नहीं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील देगा, और एक्सियल लोड, ये दो तो देगा ही देगा मिनिमम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइज निकालेंगे, किसी भी कॉलम का साइज कितना है। साइज निकालने के लिए पहले हमें कॉलम का एरिया निकालना होता है, जिसे AG बोलते हैं, ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम बोलते हैं AG। अब AG निकालने के लिए क्या तरीका होगा, तो पहला पॉइंट याद रखिए, हम एज्यूम करेंगे एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, जो आपकी मेन लॉन्गिट्यूडनल बार थी ना उसका एरिया एज्यूम करते हैं ASC। एक्चुअल में तो ये ASC जो होता है 0.8 से लेकर 6% तक लिया जाता है टोटल एरिया का, लेकिन हम इसको नॉर्मली 1 से 2% मान लेते हैं। 1 से 2% हम नॉर्मली ASC को ले लेते हैं। अगर 1 से 2% आप यूज कर रहे हैं तो आप 1% ही लीजिएगा, तो ASC बराबर आप लेंगे 0.01 AG, ठीक है। ये हो गया, एज्यूम कर लिया आपने ASC की वैल्यू। दूसरा आप 2% से ये ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, आप अब AG निकालेंगे, ASC आपने पता कर लिया, अब आप क्या निकालेंगे बेटा, AG की वैल्यू निकालेंगे। AG कैलकुलेट करने के लिए PU वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कॉलम की कितनी होती है। तो आप जानते हैं P अगर आपको निकालना हो तो P को एक तो कंक्रीट का लोड
और प्लस दूसरा स्टील जितना लोड बियर करेगा, इन दोनों को ही तो लेते हैं। तो कंक्रीट का लोड क्या आएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो कंक्रीट के लिए कॉलम के केस में स्ट्रेस जो लिया जाता है 0.4 FC के इंटू AC लेते हैं, ये 0.4 है बेटा, ठीक है, 0.4 FC के इंटू AC लेते हैं। और स्टील के केस में ध्यान रखिएगा, कॉलम में वैसे तो नॉर्मली 0.87 FY लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 0.67 FY स्ट्रेस और इंटू एरिया ASC लेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, AC बेटा कंक्रीट का एरिया होता है, ये टोटल एरिया है AG। मैं नीचे समझाता हूँ, ये जो AC होता है ये कंक्रीट का एरिया होता है, टोटल एरिया AG हो गया कॉलम का। कॉलम में दो चीज़ें, एक तो बेटा कंक्रीट है और दूसरा यहाँ पर दूसरा स्टील है, तो स्टील के एरिया को हमने ASC कह दिया था, ASC। अगर हमें AC निकालना हो तो ASC को इस साइड ले जाओ, तो AG माइनस ASC आएगा, नहीं आएगा, तो आप इसकी जगह पर AC की जगह पर लिख सकते हैं AG माइनस ASC। तो यहाँ पर यही किया गया है, आगे नहीं किया, ये दोबारा से लिख दिया बेटा, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये दोबारा से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर यही किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, यही किया, आपको बताया था ना, AC की जगह क्या आ जाएगा, AG माइनस ASC। बाकी ये आपका ASC था ही। अब आप AG माइनस ASC और यहाँ भी ASC, और ASC को आपने 1% मान लिया था ऊपर, ASC बराबर आपने 1% मतलब 0.01 AG माना था। तो आप इसकी जगह क्या कर देंगे, जो आपका ASC है उसकी जगह पर 0.01 AG पुट कर देंगे, तो आपको पूरे इक्वेशन में केवल AG नहीं पता, बाकी सारी वैल्यू पता होंगी, तो यहाँ से आपको AG मिल जाएगा। इस वाले फॉर्मूले से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, AG की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। AG मिलने के बाद आप क्या करेंगे, आप अब डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे, कॉलम की डायमेंशन। अगर स्क्वायर कॉलम है तो स्क्वायर कॉलम का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड का स्क्वायर, ये तो होगा। अगर कोई कॉलम स्क्वायर है इस तरह से, इसकी चौड़ाई भी B है और गहराई भी B है, तो B गुणा B होगा एरिया, तो यानी B का स्क्वायर बराबर AG हो जाएगा। AG हमें पता है B निकालना है, तो अंडर रूट AG हो जाएगा B बराबर, AG आपको पता था, B मिल गया, यानी कॉलम का साइज का आ गया B इंटू B आ जाएगा यहाँ से। अगर रेक्टेंगुलर कॉलम है, कोई भी रेक्टेंगुलर कॉलम, तो रेक्टेंगल का एरिया B इंटू D होता है, जो कि AG के बराबर रहेगा। इसमें एक वैल्यू आपको एज्यूम करनी है, B आप एज्यूम कर लेना, D अपने आप निकल आएगा, तो साइज ऑफ कॉलम B इंटू D हो जाएगा। अगला, अगर आपने सर्कुलर कॉलम लिया है, सर्कुलर कॉलम, तो इस केस में सर्किल का एरिया π/4 D स्क्वायर होता है, इसको AG के बराबर रखना और यहाँ से D निकाल लेना, साइज ऑफ कॉलम जो होगा D हो जाएगा डाई ऑफ कॉलम के टर्म में, ठीक है। आगे फिर रेनफोर्समेंट कॉलम में प्रोवाइड करते हैं, ऊपर आपको समझा ही दिया था। एक तो मेन स्टील होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है, इसको डालते हैं, जिसमें एरिया जो लेते हैं हम इसका ASC, वो आप 0.8% से 6% तक यूज करते हैं AG को, लेकिन आपको अभी बताया था 1% ले लेंगे आप, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है 1%, तो 1% ले लेंगे AG का, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। डायमीटर 12 से 50 mm यूज करते हैं। नंबर ऑफ बार की बात करें तो स्क्वायर के केस में 4 ले लेंगे नंबर ऑफ बार, सर्कुलर के केस में 6 ले लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूले से निकालनी है तो ASC को A0 से डिवाइड कर देना, A0 एरिया ऑफ सिंगल बार होता है, ठीक है। बाकी पिच की बात कर लेते हैं तो पिच वही 300 mm लेते हैं सेंटर टू सेंटर, ठीक। लेटरल रेनफोर्समेंट में हम टाई बार यूज कर लेते हैं या फिर स्पाइरल बार। अगर टाई बार यूज किए तो टाई बार का जो डाया लेते हैं 8 mm से 16 mm, या फिर डाया ऑफ मेन बार अपॉन 4, इन दोनों में जो मैक्सिमम आता है वो लेते हैं टाई बार का डाया। पिच की बात करें तो वही चीज़ें सेम ऊपर वाली, LLD 16 फाई और 300 mm, इनमें जो कम आता है वो पिच लेते हैं, ठीक है। इसके बाद स्पाइरल, अगर आपने स्पाइरल या हेलिकल बार यूज किया तो इस केस में डायमीटर 8 mm से 16 mm ही रहता है। ये डाया ऑफ मेन बार और 4, इन दोनों को, मतलब डाया ऑफ मेन बार को 4 से डिवाइड करके इन दोनों में जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी फर्स्ट सेकंड में, वो आपका डाया ऑफ हेलिकल बार हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम पिच जो लेते हैं 75 mm और डाया ऑफ कोर अपॉन 6, इनमें जो कम आता है उसको मैक्सिमम पिच लेंगे हेलिकल बार के केस में। मिनिमम पिच जो लेते हैं 25 mm और 3 फाई लेते हैं। यहाँ पर फाई डाया ऑफ स्पाइरल बार होता है। बस यही था इसमें, यही था। बाकी ये दो जो आपका शियर वाला चैप्टर था ना, उसमें थ्योरी में छूट गए थे 2 टॉपिक, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा खुद से, क्योंकि टाइप ऑफ बॉन्ड पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा गया था। टाइप ऑफ बॉन्ड यानी कि जो बॉन्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअल में बॉन्ड 2 ही टाइप के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट बॉन्ड जिसे एनकरेज बॉन्ड भी कह देते हैं, दूसरा होता है आपका फ्लेक्सुरल बॉन्ड या लोकल बॉन्ड। इन दोनों बॉन्ड की डेफिनेशंस यहाँ लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, रीड कर लीजिएगा, मैं लेक्चर और बड़ा नहीं कर रहा, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा डायरेक्ट बॉन्ड और फ्लेक्सुरल बॉन्ड के बारे में, बस इतना ही था। तो ये मैंने थ्योरी पार्ट थोड़ा सा स्पीड से क्विक रिवीजन की हेल्प से आपको रिवाइज कराया है। बाकी आपके पास टाइम है, अभी मॉर्निंग में कल एग्जाम है, तो आप इनको एक बार नाइट में PDF की हेल्प से भी पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको कितना कुछ करा दिया, टोटल थ्योरी आपको रिवाइज करा दी है, ये इसको अपने से ज़रूर पढ़ना है आपको एक बार। उसके बाद न्यूमेरिकल सेशन मैंने यूट्यूब पर कई सारे फ्री प्रोवाइड कर रखे हैं, आप उनको देख लीजिएगा।
एक जो इससे पिछला मैंने आपको 3 घंटे का लेक्चर दिया था ना, उसमें डिज़ाइन के 5 सेक्शन को बहुत अच्छे से समझाया था क्वेश्चन की हेल्प से। उसे ज़रूर देख के जाना। उन 5 सेक्शन में से कम 3 सेक्शन पर क्वेश्चन मिलेंगे देखने को आपको एग्जाम में 30 नंबर में। बाकी ये थ्योरी है, इसमें से आपको 15 से 20 नंबर का पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ये 3-4 लेक्चर लास्ट वाले जो कराए गए ना आपको, इनको देख के चले जाइए, बस आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे बहुत जल्द अपने सर्वेइंग के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।